अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नुमान। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। आज हमारी मास्टर क्लास जो इनकम टैक्स से रिलेटेड है, जिसमें हम लोगों ने रिटर्न फाइलिंग सीखनी थी। और आप लोगों को पता है कि इंशाल्लाह इसके अंदर तमाम तरह रिटर्न फाइलिंग की जितने भी इकसाम कह सकते हैं आप, या जितनी भी टाइप्स हैं रिटर्न फाइलिंग की, वो तमाम इंशाल्लाह हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले इस क्लास के दो हिस्से हो चुके हैं, यानी कि लास्ट संडे को ये क्लास कंडक्ट की गई थी दो हिस्सों में। ठीक है, एक हिस्सा ब्रेक से पहले एंड देन एक हिस्सा फिर ब्रेक के बाद। तो उसे आप पार्ट 1 और 2 कह सकते हैं, और इस संडे आज के दिन हम इसका पार्ट 3 कंडक्ट कर रहे हैं। मैं अभी आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, देन हम आगे इसको प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो आप लोग अपने चैट बॉक्स में साथ साथ लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम भी आपकी ये जो क्लास थी उसमें मैंने कोशिश की है कि तमाम तर सवालों का ही जवाब दिया जाए, और अल्लाह का शुक्र है दिया भी गया। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी कहा था कि क्लास के दौरान आपके जो सवालात हैं, अगर आप कोई ज़्यादा बड़े क्वेश्चन हैं और मैं बार बार चैट बॉक्स नहीं ओपन करके देख सकता, तो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी आप लोगों के पास है, तो मेरे नंबर पर भी आप सवालात शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जो मेरे नंबर पे सवालात शेयर किए जाएंगे वो मैं फिर ब्रेक टाइम में उन्हें एक दफ़ा दोबारा देख के, फिर जो हमारा ब्रेक के बाद अगला सेशन होगा उसमें हम लोग उसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। अभी ये हमारा पहला सेशन है, ये अभी शुरू हुआ है और ये जाएगा करीब 1:30 तक हम लोग इसको लेके जाएंगे। ठीक है, 1:30 तक या मैक्सिमम 2 बजे तक। उसके बाद हम लोग 1 घंटे की ब्रेक लेंगे और फिर दोबारा से हम लोग स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह 2:30 या 3 बजे तक। अच्छा जी, ये हमारे पास आईरिस पोर्टल आ गया। और लास्ट टाइम मैंने अपनी ही एक रिटर्न बनाई थी जिसे मैंने बिल्कुल भी एडिट नहीं किया। लास्ट टाइम जहां तक हमने की थी उसे वहीं तक सेव किया हुआ है। आज इंशाल्लाह वहीं से आगे से स्टार्ट करेंगे ताकि कोई भी तब्दीली ना आए। 2025 की हमारी रिटर्न थी, ड्राफ्ट में पड़ी होगी हमारे पास। ये देखें, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल वॉलंटरली फॉर कंप्लीट ईयर। साथ साथ ये भी देख लें, अगर किसी भाई को नहीं पता, कि आपकी कोई भी रिटर्न जो है अगर ड्राफ्ट में पड़ी हो, यानी कि कोई भी रिटर्न आप फाइल कर रहे हो या एफबीआर के पोर्टल पे कोई भी काम कर रहे हो और करते करते आप वो काम दरमियान में छोड़ दें, उसे सेव कर लें लेकिन आप उसे सबमिट ना करें, दरमियान में वैसे ही छोड़ दें, तो आपकी वो चीज़, वो रिटर्न हो, वो कोई वेल्थ स्टेटमेंट हो, किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन हो, तो वो आपको हमेशा यहाँ मिलेगी, ये ड्राफ्ट के फोल्डर के अंदर। ठीक है, इसके नीचे लिखा हुआ है अनसबमिटेड डॉक्यूमेंट्स, यानी ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपने इनिशिएट तो किए हो, आपने उनके ऊपर वर्किंग स्टार्ट तो की हो, लेकिन आपने उन्हें सबमिट ना किया हो, कंप्लीट ना किया हो, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे ड्राफ्ट वाले फोल्डर में मिलेंगे। यानी कि ये आप इसे कह सकते हैं नामुकम्मल किस्म की जो आपकी फाइलिंग होती है वो यहाँ पर मौजूद होती है ड्राफ्ट के अंदर। इसके अंदर 2025 की हमारी ये रिटर्न है, हमें यहाँ पे शो हो रही है। अगर मैं ये पेंसिल के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये 2025 की हमारी वही वाली रिटर्न ओपन हो गई है जो हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे। ठीक है, ये क्लास का जो लिंक है जी सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ शेयर किया गया है जिन्होंने लास्ट टाइम क्लास अटेंड की थी। ठीक है, लास्ट संडे को। अगर फिर भी आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट टाइम क्लास अटेंड नहीं कर सके थे लेकिन आज वो क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो इससे पहले की क्लास की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर मौजूद है। आप वहां से वो जो पहले वाला हिस्सा है इसकी रिकॉर्डिंग का, आप वो हिस्सा वहां से आप लोग देख सकते हैं। और लेकिन आज की क्लास पहले ले ले, उसके बाद वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ये इसका बहुत ज्यादा कोई डायरेक्टली ताल्लुक नहीं होगा पहले वाली क्लास के साथ। इसमें अलग से चीजें डिस्कस की जाएंगी, वो अलग से चीजें थी। उसमें हमने सैलरी की रिटर्न डिस्कस की है, हमने कैपिटल गेन की रिटर्न डिस्कस की थी, उसके बाद हमने उसके अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को भी स्टडी किया था। ठीक है जी, उसके बाद हमने उसके अंदर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से डिस्कस हो चुका है। हाँ जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पूरी तरह से। अब जो हमारी ऑनवर्ड चीजें रहती हैं उनमें सबसे पहली चीज तो है जी इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, मैं एक दफा चेक कर लूँ अदर सोर्सेज हम लोग कर चुके हैं या नहीं।
हाँ जी, ये देखें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी हम लोग कर चुके हैं। अब इन चीजों के बाद जो हमारी पहली चीज रहती है वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस। रिटर्न्स के अंदर देखा जाए जी, तो सैलरी और बिजनेस की जो आमदन है इन्हें काफी ज्यादा अहमियत हासिल है। ठीक है जी, सैलरी में जो है बहुत ज्यादा इंडिविजुअल्स कवर हो जाते हैं, और उसके बाद फिर जो बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं वो मैक्सिमम जो है वो बिजनेस इंडिविजुअल्स में कवर हो जाता है। बाकी बहुत कम लोग रह जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की फाइलिंग कर रहे हो, या सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन की फाइलिंग कर रहे हो, या सिर्फ और सिर्फ अदर सोर्सेज की फाइलिंग कर रहे हो। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। मैक्सिमम लोग या तो सैलरी रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं या फिर बिजनेस के रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं। और ये जो हमारे बाकी के तीन हेड्स हैं, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, ये हम लोग इनके साथ साथ ही अक्सर औकात फाइल कर रहे होते हैं। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इन हेड्स में फाइलिंग करें। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस में यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो ये हमारे सामने तकरीबन एक दफा तो खाली आ रहा है। अच्छा, इसमें बस एक इनकम आ रही है, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में हमने ऐड नहीं की थी डायरेक्टली। बेसिकली वो हमने ऐड की थी आपके पास लास्ट टाइम सैलरी के साथ हमने फी फॉर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज भी इसके साथ ऐड किया था। तो उसकी वजह से जो है इसे ऐड किया गया था। अच्छा, ये जो 12 लाख रुपए यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ये तो ऐसे ही रहेगा। ये जो हमारा 3,60,000 है, देखना पड़ेगा। ये लास्ट टाइम हमने 12 लाख रुपए जो ऐड किया था, ये हमने सैलरी की, अच्छा अच्छा हाँ याद आ गया। रास्ते में हम लोग इस तरीके से सीख रहे थे कि एक बंदा जो सैलरी इनकम कमा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर वो एक टीचर है, लेकिन टीचर होने के साथ साथ अगर वही बंदा अपने घर में भी कोई एकेडमी बना लेता है, या वो साथ साथ एकेडमी रन कर लेते हैं जिसके मालिक वो खुद बन जाते हैं, तो ऐसी सूरत में उनकी जो आमदन होगी वो आमदन उनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में चली जाएगी। हमने सिर्फ इस हद तक पढ़ा था। हाँ, बाकी का इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर जितने भी हेड्स होते हैं, जो एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, वो चीजें हमने अभी डिस्कस नहीं की थी। इनकम फ्रॉम बिजनेस का जो प्रॉपर हमने स्टार्ट लेना है वो हमने इंशाल्लाह आज की क्लास से ही लेना है। ठीक है, तो ये जो एक अमाउंट है फी फॉर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, ये लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे शो की थी 3,60,000। तो इसे आपने नॉर्मल टैक्स रेजिम में ही ट्रीट करना है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लास्ट में ही चली जाएगी यहाँ पे। ठीक है। अच्छा जी, अब इनकम फ्रॉम बिजनेस हम लोग शुरू करने लगे हैं, उससे पहले थोड़ी सी आपको बेसिक चीजें बताऊंगा इनकम फ्रॉम बिजनेस के बारे में। इनकम फ्रॉम बिजनेस की कुछ बेसिक चीजें हम लोग यहाँ से लर्न करते हैं, देन उसके बाद आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। ये हमारी मास्टर क्लास थी जी। इसमें हम लोग सैलरी को डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉपर्टी को, कैपिटल एसेट्स को, कैपिटल गेन्स को, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जी। इसके बाद हमारी जो अगली चीज है वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस के नोट्स हम यहाँ से निकाल लेते हैं किसी भी दूसरी क्लास से। ये रहे जी हमारे इनकम फ्रॉम बिजनेस के नोट्स। इनकम फ्रॉम बिजनेस को डील करता है जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन नंबर 18। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेक्शन नंबर 18 के अंदर ही आप ये नहीं कह सकते कि इनकम फ्रॉम बिजनेस आपका कंप्लीट हो जाता है, बल्कि आपका ये इनकम फ्रॉम बिजनेस सेक्शन 18 से शुरू होता है और तकरीबन सेक्शन 30 तक जाता है। फिर उसके बाद तकरीबन सेक्शन 31, 32, 33, 34, 35, 36, ये तमाम तर सेक्शंस इनकम फ्रॉम बिजनेस के बारे में ही हैं। हम ये सारे के सारे सेक्शंस तो नहीं रीड कर सकेंगे बिकॉज ये तो एक वन डे क्लास है। अगर वैसे नॉर्मल डिटेल्ड क्लास हो तो फिर हम लोग पहले कानून को पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग फाइलिंग करते हैं। लेकिन अभी के लिए जो है हम लोग प्रैक्टिकली ही इस सारी चीज को लर्न करने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह प्रैक्टिकली हम लोग कर भी लेंगे। अच्छा जी, इसके अंदर जो है हमने स्टार्ट लेना है सबसे पहले इस चीज से कि इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है बनती कैसे।
बहुत ही सिंपल तरीके से अगर बात की जाए जी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस जो सेक्शन 18 में जिसका जिक्र किया गया है, इसे हासिल कैसे किया जाता है, तो इसके 2 या 3 स्टेप में आप इसे इलेबोरेट कर सकते हैं। स्टेप 1 में लिखा हुआ है जी सेल्स। सबसे पहला काम ये होता है कि आप सेल्स करते हैं, कोई भी चीज को आप बेचते हैं, यानी कि आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं। वो रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हैं प्रोडक्ट बेचकर भी, सर्विसेज बेचकर भी। ठीक है, आपकी सेल्स होती हैं, पैसा आपके पास आता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसके अंदर आपके अखराजात जो हैं उनकी रिपोर्टिंग की जाती है। ये बात नहीं कर रहा कि सेल पहले हो जाती है अखराजात बाद में होते हैं, डेफिनेटली अखराजात पहले ही होते होंगे। ठीक है, कुछ अखराजात ऐसे होते होंगे जो आपकी सेल्स के बाद भी हो रहे होंगे। तो तमाम तर अखराजात को रिपोर्ट किया जाता है, लेकिन आफ्टर सेल्स ही हम पहले सेल्स को रिपोर्ट करते हैं और उसके बाद हम अपने अखराजात यानी कि एक्सपेंसेस को रिपोर्ट करते हैं। उन एक्सपेंसेस में हमारा एक मेजर एक्सपेंस हमारी परचेजेस यानी कि हमारी खरीदारी होता है। हम लोग चीजें खरीदते हैं, फिर ही हम लोग फर्दर उन्हें आगे बेचते हैं। अच्छा खैर, ये तो एक्सपेंसेस हो गए। तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं जी, तीसरे स्टेप में हम लोग इन सेल्स में से इन एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। यानी कि जब हम एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे रेवेन्यू में से, तो फिर पीछे क्या बचेगा, हमारी नेट इनकम बच जाएगी, हमारी नेट प्रॉफिट बच जाएगा। और प्रॉफिट ही वो अमाउंट होती है जो कि टैक्सेबल होती है। रेवेन्यू पे या सेल्स के ऊपर कभी भी टैक्स नहीं लगता, टैक्स हमेशा प्रॉफिट के ऊपर लगता है, नेट प्रॉफिट के ऊपर लगता है। तो हमें एक चीज यहाँ से सिंपल अल्फाज में साफ साफ समझ आ गई है कि कोई भी बिजनेस हो, वो जितने मर्जी पैसे कमा रहा हो, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे, लेकिन अगर उसके एक्सपेंसेस के बाद उसे कुछ बचत नहीं हो रही, तो उसका टैक्स एक तरह से जीरो बनेगा। क्यों? क्योंकि टैक्स रेवेन्यू पर नहीं बनता, बल्कि टैक्स बनता है आपके नेट प्रॉफिट पे या बचत पे। इसके अंदर ये चीज मैंने एक मेंशन की है जी कि स्टेप 2 जो होता है ना एक्सपेंसेस का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ से बताता चलूं। वो लोग जिन्हें एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज वगैरह का नहीं पता, क्योंकि ये चीजें इस्तेमाल होती हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर, तो इसको भी मैंने आम सादा सी एक एग्जांपल की सूरत में लिखना की कोशिश की है। आप लोग इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पे एक सवाल लिखा गया जी कि अगर किसी भी बंदे ने कारोबार करना है तो उसे क्या करना होगा। ठीक है, बिल्कुल सादा जुबान में एक चीज मेंशन की गई है कि जी कारोबार के लिए क्या करना होगा। यहाँ से देखेंगे, रिक्वायरमेंट्स होंगी कुछ। क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी जी? आम अगर एक आम आदमी कारोबार करना चाहे तो सबसे पहले दुकान खरीदेगा या दुकान किराए पे लेगा, शॉप होनी चाहिए उसके पास, कोई बिल्डिंग होनी चाहिए, स्टॉक होना चाहिए, माल होना चाहिए जो वो बेचेगा, जिसकी इन्वेंट्री भी कहा जाता है। दुकान में कोई फर्नीचर होगा, ठीक है, कोई फिक्सचर्स होंगे, कंप्यूटर वगैरह होगा, कोई पंखा होगा, एसी होगा, फ्रीजर वगैरह होगा। ये तमाम चीजों को यूज करके वो अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। तो रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि अगर उसने कारोबार करना है तो उसके पास ये एसेट्स मौजूद होने चाहिए इनिशियली। अब ये जो एसेट्स हैं, ये एसेट्स, ये असासा जात ही आएंगे कहाँ से? दूसरे नंबर पर सवाल ये लिखा गया कि एसेट्स कहाँ से आएंगे। तो इन एसेट्स के 2 सोर्सेज हो सकते हैं। सोर्स 1 कि ये ऑनर की जेब से, या कोई भी उसने सेविंग वगैरह की होगी तो वहां से ये सारी चीजें खरीद देगा। जो वो पैसे अपनी जेब से ऑनर लगाता है उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं, यानी कि ऑनर का जाती सरमाया भी कहा जाता है इसे। इसे आप ऑनर की जाती इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। अकाउंटिंग में इसके लिए जो टर्म यूज की गई है वो यूज की गई है जी कैपिटल। यानी किसी भी कारोबार के अंदर उसके मालिक का, उसके जो ऑनर का कितना शेयर होता है, कितना उसके अंदर उसका अपना पैसा लगा हुआ होता है और कितना पैसा उसमें से कमाया गया होता है। अगर उसको अलग अलग करके देखें तो जो उसका अपना पैसा लगा हुआ होता है उसके अंदर, उसे कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, बिजनेस का कैपिटल। और सोर्स 2 क्या हो सकता है कि वो कहीं से लोन ले ले, किसी बैंक से लोन ले ले, किसी दोस्त से लोन ले ले, या किसी सप्लायर से उधार माल ले ले। तो ये भी एक सोर्स हो सकता है एसेट्स को हासिल करने के लिए। मिसाल के तौर पे भाई के पास ये सारे जो ऊपर आपके पास एसेट्स लिखे हुए हैं, ये हैं 50 लाख के। अब इन 50 लाख के एसेट्स को हासिल करना था, तो इन भाई के पास जो सरमाया पड़ा था वो सिर्फ 40 लाख रुपए था। बाकी के 10 लाख रुपए इन्हें कहाँ से मिले? बाकी के 10 लाख रुपए इन्होंने उधार ले लिया कहीं से, या इन्होंने किसी बैंक में अप्लाई करके लोन ले लिया, या फिर जिस सप्लायर से ये माल लेते हैं उसी सप्लायर से इन्होंने उधार या क्रेडिट पे 10 लाख रुपए का माल उठा लिया। तो हमें खैर ये समझ आ गई कि किसी भी बिजनेस के लिए
ये कंडीशन बहुत जरूरी है, इसके बगैर बिजनेस होता ही नहीं है, कि एसेट्स जो हैं वो इज इक्वल टू होने चाहिए कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। जितने भी आप किसी भी बिजनेस के अंदर असासा जात खरीदते हैं, वो असासा जात आपके आपके जाती सरमाया और कहीं से लिए गए लोन को जोड़ने के बाद, इकट्ठा करने के बाद आपके पास जो टोटल सरमाया बनता है उससे खरीदे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं। अब आगे आ जाते हैं जी फाइलिंग की तरफ, कि अगर हम इनकम फ्रॉम बिजनेस की फाइलिंग करने लगे, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले 3 स्टेप्स पढ़ लिए कि हम लोग वो फिगर कैसे हासिल करेंगे जिसके ऊपर के टैक्स लगना है। प्रॉफिट की फिगर, नेट प्रॉफिट की फिगर टू बी टैक्स, उसको हासिल करने के लिए हमने एक आसान सी चीज ये देखी है जी कि सेल्स में से एक्सपेंसेस लेस कर देंगे तो आपके पास रेवेन्यू जो जनरेटेड होता है उसमें से एक्सपेंसेस माइनस होने के बाद नेट प्रॉफिट निकल आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैंने लाजमी तौर पे आप लोगों को बतानी है, वो ये है जी कि टैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेंसेस। आपका जो इनकम टैक्स होता है वो आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस के हमेशा उलट होता है, उलट चल रहा होता है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। अगर आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो टैक्स कम बनेगा, और अगर आपके एक्सपेंसेस कम होंगे तो टैक्स आपका ज्यादा बनेगा, हुकूमत आपसे टैक्स ज्यादा कलेक्ट करेगी। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है टैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेंसेस। और इसीलिए यहाँ पे ऊपर ये स्टेप 2 जो एक्सपेंसेस वाला है, इसको इंपॉर्टेंट स्टेप कहा गया है। होता ही है जी कि यहाँ पर दो डिफरेंट फोर्सेस काम कर रही होती हैं, एक होती है एफबीआर की कोशिश और एक होती है टैक्स पेयर की कोशिश। ठीक है, यहाँ पर टैक्स पेयर की क्या कोशिश होती है कि मैं किसी भी तरीके से अपने खर्चे, जिन्हें के डिडक्शंस भी कहा जाता है, ये मैं ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड करवाऊं। ठीक है, जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो भी बताऊं, और जो एक्सपेंसेस मैंने नहीं हुए, अगर मैं कोई फेक तरीके से एंटर कर सकता हूँ, ओवर स्टेट कर सकता हूँ अपने एक्सपेंसेस को, तो मैं ओवर स्टेट करके एक्सपेंसेस ज्यादा से ज्यादा शो कर दूं, जिससे कि मेरी आमदन कम बनेगी और मेरे ऊपर लो टैक्स रेट्स लगेंगे और मेरा जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो भी काफी कम होगा। इसमें उसे अपनी बचत नजर आ रही है। जबकि एफबीआर को भी पता है कि टैक्स पेयर की ये कोशिश है कि वो अपने खर्चे कम, खर्चे ज्यादा रिकॉर्ड करवाएगा। तो फिर एफबीआर उसकी इस कोशिश को खत्म करने के लिए, एफबीआर उसकी इस सोच को खत्म करने के लिए क्या करता है कि एफबीआर की कोशिश होती है जी खर्चे या डिडक्शंस जो है वो कम से कम रिकॉर्ड करवाए जाए। यानी कि जब टैक्स पेयर अपने खर्चे रिकॉर्ड करवा रहा हो, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करवा रहा हो, तो एफबीआर उसके डिफरेंट एक्सपेंसेस को डिसअलाउ कर दे। ठीक है, ये क्या कहे जी कि फलां एक्सपेंस के अंदर इन्होंने कानून की वायलेशन की है, इसलिए हम फलां जो इनका एक्सपेंस है वो माइनस नहीं करने देंगे। ठीक है, जो एक्सपेंस माइनस नहीं होगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली इनकम इंक्रीज कर जाएगी, और इनकम इंक्रीज होने पे रेट ऑफ टैक्स लगेगा भी ज्यादा, और जो कैलकुलेटरी टैक्स है वो भी आपका ज्यादा आएगा, जिससे क्या होगा, अल्टीमेटली एफबीआर को फायदा होगा, या कि आप ये कह सकते हैं स्टेट को फायदा होगा। ठीक है, और इसमें जो है वो हाई टैक्स है, जबकि ऊपर वाला यहाँ पे टैक्स पेयर खुश हो रहा है, वहां पर लो टैक्स है, यानी कि ज्यादा एक्सपेंसेस लो टैक्स, और कम एक्सपेंसेस पे हाई टैक्स। तो ये मेन कुछ चीजें थी जो कि हमें लाजमी तौर पे पता होनी चाहिए इनकम फ्रॉम बिजनेस की रिटर्न फाइल करने से पहले। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमें जो एक बेसिक सा स्टार्ट मिला हुआ है वो तो हमें यहीं से मिल गया हुआ है जी, कि एक टीचर है, और वो टीचर जो है वो क्या करते हैं जी, टीचर साहब के साथ ही हमारा आईरस क्यों बंद हो गया। टीचर पढ़ाते भी है किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में, स्कूल में, और उसके साथ साथ वही टीचर जो हैं अपनी कोई एकेडमी भी रन करते हैं जहां से कि उन्हें इनकम फ्रॉम बिजनेस हो रही है। लेकिन इनकम फ्रॉम बिजनेस मैंने दो तरह से लिखी हुई है आपके सामने। नंबर एक पे मैंने जो इनकम फ्रॉम बिजनेस लिखी हुई है अदर रेवेन्यू के अंदर जाके, आपकी वो इनकम है फी फॉर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज वाली, कि वो जहां पर आपके जो टीचर हैं, प्रोफेसर साहब हैं, वो पढ़ाते, की जॉब तो कहीं और है, लेकिन अलग से एक कॉलेज है या एक यूनिवर्सिटी है जो कि उन्हें एज अ विजिटिंग लेक्चरर, एज अ विजिटिंग प्रोफेसर भी अपने पास बुला लेते हैं कि जी आप हमारे पास आएं और अपनी ये खिदमात यहाँ पर दें, और हमारे बच्चों को भी पढ़ाएं, लेकिन आप हमारे पास जॉब ना करें, बल्कि आप हमारे पास अपनी कोई फीस ले लें। ठीक है, किसी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आ जाए, कोई फी ले लें, और जितना आप पढ़ाएं उस हिसाब से चार्ज कर लिया करें। तो ऐसे बंदे को हम लोग कहते हैं विजिटिंग प्रोफेसर या विजिटिंग लेक्चरर। तो इन्हें जो 3,60,000 रुपये मिलता है, ये कभी कभार कोई लेक्चर्स वगैरह देते हैं, ये उसका इन्हें मिल जाता है। ठीक है, डिफरेंट जगहों पे जाके 12 लाख रुपए ये अपनी अकेडमी से रन कर रहे हैं। ये आ गया इनका इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर।
ठीक है। अब सेल्स या रेवेन्यू ये तो हमें नजर आ गया। दूसरी चीज क्या है हमारे पास? दूसरी चीज हमें जो लिखनी है वो है एक्सपेंसेस, क्योंकि स्टेप टू एक्सपेंसेस वाला जो है यही तो इम्पोर्टेंट सेक्शन था हमारा, यही तो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। एक्सपेंसेस से ही तो हमें पता चलेगा कि हमारे ऊपर कितना रेट ऑफ टैक्स अप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ पर देखें जी तो यहाँ पर आपको दो तरह के एक्सपेंसेस नजर आएंगे। एक में लिखा है जी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ठीक है। और एक यहाँ पर लिखा हुआ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग के जो टैब है इसके अंदर भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग आइटम्स के अंदर जो एक्सपेंसेस आए या मैनेजमेंट एक्सपेंसेस के अंदर जो एक्सपेंसेस हैं, अल्टीमेटली दोनों तरह के एक्सपेंसेस जो हैं ये माइनस ही होते हैं, हमेशा इनकम में से कम होके ही नेट प्रॉफिट या नेट इनकम निकलती है। तो इसमें आपने कभी भी परेशान नहीं होना कि जी क्लासिफिकेशन करते हुए आपका कोई ऐसा एक्सपेंस था जो कि आपको मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग आइटम्स के अंदर लिखना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन गलती से फॉर एग्जांपल सैलरीज ही है, आपको सैलरीज लिखनी चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन आप गलती से सैलरीज वहां लिखने की बजाय आप सैलरीज को ले आए हैं इधर, यहाँ इस जगह पे मैनेजमेंट एक्सपेंसेस के अंदर। तो क्या इससे कोई मसला हो जाएगा? नहीं, इससे कोई मसला नहीं होगा। ना ही ये चीज कानून में कहीं पर लिखी हुई है कि आपने कौन से एक्सपेंसेस कहाँ पर लिखने हैं। लेकिन प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस यही है कि जी जो एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग आइटम्स के अंदर लिखा जाते हैं वो क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से रिलेटेड हैं या फिर ट्रेडिंग कंसर्न से रिलेटेड है, दैट मीन्स कि या तो आप उसके अंदर जो फैक्ट्री वगैरह के एक्सपेंसेस होते हैं वो लिख दें ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, या फिर जब आप लोग ट्रेडिंग करते हो, आप लोग चीज खरीद के आगे बेचते हो, तो ट्रेडिंग के हिसाब से जो भी आपका कोई आउटलेट बना हो, आप एज अ रिटेलर अगर काम कर रहे हैं या होलसेलर काम कर रहे हैं, यानी कि जब आप चीज को बेच रहे हो कहीं से खरीद कर, तो उसको बेचने पर आपके जो भी एक्सपेंसेस आते हो या जो भी आपके उस आउटलेट के एक्सपेंसेस हो, वो एक्सपेंसेस आप इसमें से माइनस कर सकते हैं। हमारा केस क्या है? हमारा केस में ना तो कोई रिटेल आउटलेट है हमारे पास, ना ही हमको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हम लोग तो सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। तो सर्विसेज के केस में जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे, पहली बात तो ये है कि वो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की शक्ल में या मैनेजमेंट एक्सपेंसेस की शक्ल में यहाँ इस टैब में ही आएंगे। लेकिन मान लेते हैं कि आप अगर ट्रेडिंग भी कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हो, तो फिर भी क्या तमाम एक्सपेंसेस यहीं ऊपर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग आइटम्स में पूरे हो जाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं जी, सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर पूरे नहीं होते। यहाँ पर सिर्फ हम लोग फैक्ट्री का एक्सपेंस लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग सिर्फ रिटेल आउटलेट का एक्सपेंस लिखेंगे, ठीक है। बाकी के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें कि हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस के नाम से भी आप पुकार सकते हैं, हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस वगैरह वो सारे के सारे आपके यहाँ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के अंदर ही आएंगे, ठीक है। जैसे कि आपके ओवरऑल ऑफिस की बिल्डिंग्स का रेंट, आपके ओवरऑल जितने भी एम्प्लॉयज हैं, अगर तमाम सबकी सैलरीज जो है उसे कैलकुलेट करना हो, फैक्ट्री वाले एम्प्लॉयज के अलावा करना हो, या रिटेल आउटलेट में जो एम्प्लॉयज हैं उनके अलावा सैलरी वगैरह को कैलकुलेट करना हो, तो ये सारी चीजें कहाँ से होंगी? ये सारा कुछ आपका मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस वाले टैब से ही या उस पोर्शन से ही होगा। अब जैसे कुछ मिसाल के तौर पे हमने लास्ट टाइम यहाँ पे एक्सपेंसेस लिखे थे, इसमें हमने लिखा था जी कि अगर जो इन्होंने एकेडमी बनाई हुई है उस एकेडमी का इनका एक्सपेंस है जी बिजली पानी गैस का है तकरीबन 1,20,000 रुपए, इस सालाना एक्सपेंसेस होते हैं। कम्युनिकेशन पे इनका तकरीबन 2,000 रुपये लग जाता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे इनका 10,000 रुपये लग गया है, स्टेशनरी वगैरह और इस तरह की कामों के ऊपर, पढ़ाई लिखाई के साथ तो इन तमाम चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कोई कॉपी किताबें खरीदी, कोई फोटो कॉपीज करवाई, कोई प्रिंटिंग करवाई, तो इसके ऊपर उनका कोई एनुअली 10,000 रुपये खर्चा आ गया। और फिर कोई जो थोड़ी बहुत इन्होंने एडवर्टीजमेंट की है कि ये लोग भाई जो हैं या जो प्रोफेसर साहब हैं ये पढ़ाते हैं ऑनलाइन, तो इनकी इस एडवर्टीजमेंट के ऊपर कोई इनका 3,000 खर्चा आ गया। अब ये खर्चा किसी रिटेल आउटलेट से रिलेटेड होता तो फिर हम जरूर जाते अपना जो मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग आइटम्स वाला सेक्शन है वहां पर जाके एक्सपेंसेस पे लिखते, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा जी, लिहाजा कुछ एक्सपेंसेस तो यहाँ पे लिखे हुए हमें नजर आ रहे हैं। अब जो बाकी के मजीद एक्सपेंसेस हैं उनका क्या करना? तो अब हम ऐसा करेंगे, हम इस चीज को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ जो कि अक्सर सवाल पूछा जाता है मुझसे कि सर अगर एक बंदे के एक से ज्यादा बिजनेसेस हों तो वो क्या करे? क्या वो अलग अलग बिजनेसेस की अलग अलग रिटर्न फाइल करेगा? तो जवाब ये है कि जी रिटर्न तो होती है क्या। अलग अलग बिजनेसेस की अलग अलग रिटर्न कैसे फाइल की जा सकती है? वो तो तब की जा सकती है अगर आपकी अलग अलग कंपनीज हो, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या सिंगल मेंबर कंपनी आपकी अलग अलग हो, तब आप अलग अलग रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ओवरऑल रिटर्न है ही ये,
तो ऐसी सूरत में आप अलग अलग रिटर्न तो नहीं फाइल कर सकते ना। आपने एक ही जगह पर तमाम तर बिजनेस इनकम्स को भी लिखना है, ठीक है, और एक ही जगह पर तमाम बिजनेस एक्सपेंसेस को माइनस भी करना है, और फिर अल्टीमेटली आपका जो नेट प्रॉफिट निकलेगा उसी के ऊपर आपने टैक्स देना है। इस चीज को आप चाहें तो आप पहले एक्सेल पे अलग से क्या कर सकते हैं, तमाम तर बिजनेसेस की जो अपने पास इनकम्स और एक्सपेंसेस की रिकॉर्ड्स हासिल कर सकते हैं, उसके बाद आप उन्हें मर्ज कर सकती हैं, ठीक है। ओवरऑल आपकी बिजनेस की इनकम जो है उसे इकट्ठा लिखते हैं, ओवरऑल जो बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं सेम हेड्स के अंदर उन्हें इकट्ठा शो कर दें, और फिर आपका नेट प्रॉफिट निकल आएगा जो कि टैक्सेबल होगा। यही चीज हम आज यहाँ पर भी देखेंगे, बिकॉज अभी तक हमने जो देखा है उसमें यही है कि जी एक टीचर है वो 12 लाख रुपए डायरेक्टली बिजनेस से कमा रहे हैं, ठीक है। जो 3,60,000 है उसको तो मैं ये कहूंगा कि इनडायरेक्टली बिजनेस से कमाया जा रहा है, लेकिन अगर डायरेक्टली बात की जाए तो डायरेक्टली ये 12 लाख रुपए कमा रहे हैं। उस 12 लाख रुपए में हमने कुछ एक्सपेंसेस भी लिख दी, लेकिन इसी के साथ साथ इनका एक दूसरा बिजनेस भी मौजूद है ऑलरेडी, तो फिर हमें डेफिनेटली दूसरे बिजनेस के बारे में भी फाइलिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इनके दूसरे बिजनेस के बारे में। उसके लिए जो है मैं पहले आपको कुछ फाइनेंशियल्स दिखाऊंगा, फाइनेंशियल्स की कुछ समरी बनाई हुई है, ये नहीं कि पूरी तरह से वो आपके फाइनेंशियल्स ही हैं। तो फाइनेंशियल्स की वो समरी हम लोग अपने एक्सेल की शीट में देखते हैं, देन आपको उससे कुछ मजीद आइडिया हो जाएगा। तनवीर साहब, अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो जो इसका प्रॉफिट वगैरह आ रहा है उसको पहली बात तो ये कि आप देखेंगे खुद कि आईरस में किस तरीके से शो हो रहा है। आपको पता है कि जो आपका इनकम फ्रॉम प्रॉफिट ऑन डेट जो इनकम आपकी होती है उसके ऊपर टैक्स ऑलरेडी कटा हुआ शो हो रहा होता है, ठीक है। तो जितना भी उसके अंदर टैक्स ऑलरेडी आपका कटा हुआ अगर शो हो रहा है इसमें, तो फिर तो आपका काम आसान हो जाएगा। अगर वो नहीं तो फिर आप MIS में देखेंगे, ठीक है। लेकिन मैं इसमें आपको बता दूं कि टैक्स कटता कैसे। अगर ज्वाइंट अकाउंट है और 50-50% इसमें जो है वो होल्डिंग है दोनों की, तो फिर दोनों का 50-50% ही प्रॉफिट होगा, और दोनों का 50-50% ही टैक्स कटा हुआ होगा, ठीक है। और उसी तरीके से आप इस चीज को शो भी करेंगे। व्हाट कैश वी शुड रिटेन और शो मैक्सिमम इन रिटर्न। नदीम गिल साहब, आप मेरे ख्याल से जो है वो, वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। नदीम गिल साहब, आप पूछ रहे हैं कि आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट की में मैक्सिमम कैश कितना शो कर सकते हैं। मैक्सिमम कैश की कोई लिमिट नहीं है। ये अगर लॉजिकली इसको देखा जाए तो एक बंदा अपने पास कितना कैश रख सकता है, तो उसके अंदर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कोई लिमिट नहीं दी थी कि इससे ज्यादा आप कैश रख नहीं सकते, बिकॉज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डील करता है टैक्सेशन के साथ। वो आपकी जो दूसरी चीजें हैं कि आप कितना कैश अपने पास रख सकते हो कितना नहीं रख सकते हो, उसके ऊपर इनकम टैक्स के लॉज या कवानीन अप्लाई नहीं होते। हाँ, कोई और दूसरा कानून आपके ऊपर अप्लाई हो सकता है, लाइक कोई नैब वगैरह वाले या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज वाले आपको कह सकते हैं कि जी आप मैक्सिमम इतना कैश अपने पास रख सकते हो, बाकी का पैसा आपको बैंक में रखना चाहिए। लेकिन टैक्सेशन का कोई कानून आपको कैश रखने से रोकता नहीं है। हाँ, कैश में ट्रांजेक्शन्स करने से जरूर रोकता है, ठीक है। मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शंस का कहा गया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक डिफरेंट जगहों पर, वो आप सेक्शन 39 वगैरह देखें, सेक्शन 111 देखें, तो उसमें यही कहा गया है कि आपने जो भी ट्रांजैक्शंस करनी है वो इन द फॉर्म ऑफ बैंक करनी है, यानी कि वाया क्रॉस बैंकिंग चैनल, ठीक है। और यहाँ तक भी नहीं कहा गया कि ये भी नहीं करना आपने कि जी सीधा सीधा डिपॉजिट स्लिप पकड़ें और जाएं बैंक में और बैंक में जाके कहें कि जी ये पैसे है मैं पे करने आया हूँ फलां के अकाउंट में करवा दें, फिर कहें कि जी ये तो बैंकिंग चैनल यूज हो गया। नहीं, ये बैंकिंग चैनल नहीं कहलाता। ये आपका फिर समझ लें ये अदर देन बैंकिंग चैनल ही बन जाएगा। जो आप डिपॉजिट स्लिप के जरिए पैसे किसी के अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं, बैंकिंग चैनल वो होता है जिसमें आप किसी के बैंक में जो पैसे हैं वो जमा करवाते हैं अपने अकाउंट से, ठीक है। यानी कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे जा रहे होते हैं। या फिर आप क्या करते हैं, आपको चेक वगैरह इशू करते हैं। जब आप चेक इशू करते हैं तो उस सूरत में भी क्या हो रहा होता है, चेक भी तो आपके अकाउंट का ही होता है ना। तो जब आप चेक इशू करते हैं, ठीक है, और या फिर आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं वाया डिजिटल मींस, तो ये सारा बैंकिंग चैनल कहलाया जाता है। तो FBR ने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को तो इनकरेज किया है, लेकिन बैंक में पैसे रखने के बारे में नहीं कहा गया है कि आप अपना सारा पैसा उठा के बैंक में रख दें।
अच्छा, ये एक बिजनेस है, बिजनेस के ना फाइनेंशियल्स की मैंने थोड़ी सी समरी लिखी हुई है अपने पास, ताकि हमें ये चीज थोड़ी सी समझने में मदद मिले। ठीक है, समरी में क्या चीज लिखी हुई है जी? पहली बात तो ये कि आप समझ लें ये बिजनेस है किस चीज का। ये हमारे टीचर हैं, ठीक है। तो हमने वही टीचर जो हमारे पढ़ाते हैं कॉलेज में, वही जिनकी साथ में एकेडमी भी है, उन्होंने ही क्या किया, उन्होंने साथ में एक फार्मेसी भी बनाई हुई है, या जिसे आप मेडिकल स्टोर भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें वो मेडिसिन उनकी सेल होती है, ठीक है, आप उसे मेडिसिन स्टोर भी कह सकते हैं। तो ये एक फार्मेसी की बिजनेस की जो फाइनेंशियल्स हैं उनकी समरी है हमारे पास। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? किसी भी कारोबार के अंदर 5 तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। अब ये 5 तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कहा है कि होनी चाहिए, या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इसका कोई फॉर्मेट देता है? तो इसका जवाब है कि नहीं जी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कोई इसका फॉर्मेट नहीं देता, बल्कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हुआ करती हैं, इसका फॉर्मेट, इसका तमाम तर तरीकाकार, अकाउंटिंग में किस तरीके से अपनी चीज़ों को रिकॉर्ड करना है, कैसे रिपोर्ट करना है, ये तमाम तर कवानीन आपको इंटरनेशनल अकाउंट स्टैंडर्ड्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही आपको बताते हैं कि आप किसी भी बिजनेस के अंदर 5 तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती है, जिसमें एक को कहा जाता है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट, दूसरा होती है आपकी बैलेंस शीट, तीसरे नंबर पे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ठीक है, जिसे कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कहा जाता है, नंबर 4 पे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और नंबर 5 पे होता है आपका नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, नोट्स बने होते हैं, वो पांचवी स्टेटमेंट होती है बेसिकली। लेकिन रिटर्न फाइल करने के लिए हमें जो वैल्यूज चाहिए होती हैं, हमें जितना भी डाटा चाहिए होता है ना, वो डाटा हमें मिलता है सारे का सारा पहली दो स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट जिसे कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी कहा जाता है, इसके साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इसे कहा जाता है, और दूसरी वाली स्टेटमेंट होती है बैलेंस शीट। इन दो स्टेटमेंट से ही हम लोग अपनी तमाम तर डाटा निकालेंगे, और उससे हम लोग अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर देंगे। कोई भी बिजनेसमैन अगर आपके पास आता है अपनी रिटर्न फाइल करवाने के लिए, तो आपको ये चीज आज से पता होनी चाहिए कि आप उससे जो डाटा लेंगे रिटर्न फाइलिंग के लिए, उससे वो सारे के सारा डाटा ले लिया जा सकता है। उसके जो इनकम हो रही है बिजनेस से, उसके जो उसने फाइनेंशियल्स बनाए हुए हैं, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हुए हैं उसके अपने अकाउंटेंट ने या अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने, आप उसे यूज करते हुए उसकी इनकम टैक्स की फाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें आपने उनसे क्या, उनसे दो चीजें लेनी है, नंबर 1 पे लेना है जो आपने इनकम स्टेटमेंट, और नंबर 2 पे आपने उनसे ले लेनी है उनकी बैलेंस शीट। ठीक है, अगर इसमें आप थोड़ा सा देखें तो जो इनकम स्टेटमेंट है ये कहलाती है जी डे टू डे ऑपरेशंस। ठीक है, यानी कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपके जो डे टू डे यानी कि रूटीन के ऑपरेशंस होते हैं, आप क्या बेचते हैं, क्या खरीदते हैं, कितना एक्सपेंस हो रहा है, कितना उसमें से माइनस होने के बाद बचत आ रही है, ये सब कुछ आप रिपोर्ट करते हैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर इनकम स्टेटमेंट के अंदर। जबकि आपका जो दूसरा डॉक्यूमेंट है उसे कहा जाता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर आपके साल के आखिरी दिन देखा जाता है कि आपके पास टोटल वेल्थ या दौलत कितनी है, या किसी भी टाइम पे जब भी आप बैलेंस शीट इशू करेंगे, जिस दिन इशू करेंगे उस दिन तक आपके पास जितने भी वेल्थ होती है, जो आपके कारोबार की टोटल समझ लें नेट वर्थ होती है, वो कहलाती है आपकी बैलेंस शीट। ठीक है, इसके अंदर आपके कारोबार का अपना जाती पैसा भी लिखा होता है कि आपके कारोबार का कितना पैसा है, जिसमें आपका कैपिटल भी आ जाएगा और आपका प्रॉफिट वगैरह भी आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल में क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस आपका प्रॉफिट होता है, मतलब ओपनिंग कैपिटल होता है प्लस आपका प्रॉफिट होता है जो कि आपने कमाया होता है, और मिला के ये बन जाता है आपका क्लोजिंग प्रॉफिट या फिर क्लोजिंग कैपिटल भी आप उसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है आपकी बैलेंस शीट के अंदर, और इसके अंदर आपकी टोटल दौलत होती है किसी भी टाइम जब भी ये बैलेंस शीट इशू की जाती है या बनाई जाती है। इसमें देखें अगर ये, तो हमने कुछ इनकम्स को लिखने की कोशिश की है। नंबर 1 पे हमने कुछ सेल्स लिखी हुई हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये उसने जो है इसमें आपने अभी देखते हैं जैसे जैसे मैं दिखा रहा हूँ, बाद में फिर आप इसको तसल्ली से खुद देख लीजिएगा। सेल्स लिखी हुई है जी, सेल्स है 2 करोड़ की। ठीक है, और इसमें ये रूटीन एक्टिविटीज की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे अब सेल्स आ रहा है। ठीक है, उसके साथ से साथ क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये किन चीजों को बेचने पर क्या खर्चा है, खर्चे क्या है हमारे, या आप उसको परचेजेस भी कह सकते हैं, और हमारी परचेजेस हैं 60 लाख रुपए की। ठीक है, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जीपी क्या निकला, यानी कि 2 करोड़ में से अगर हमने 60 लाख रुपए के खर्चे कर दिए तो हमारा जीपी निकला है जी 1 करोड़ 40 लाख रुपए का।
फिर उसके बाद इसमें से तमाम तरह एक्सपेंसेस माइनस होना शुरू हो जाएंगे। अब इन एक्सपेंसेस में जी जो रिटेल आउटलेट है उसके भी एक्सपेंसेस होंगे, यानी इनकी कोई फार्मेसी जो उन्होंने बनाई हुई है डायरेक्टली उस दुकान के भी एक्सपेंसेस होंगे। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जो कि ओवरऑल किए जा रहे होंगे। अब जो ओवरऑल एक्सपेंसेस हैं वो किन्हें पता होंगे, ठीक है। डेफिनेटली जो हेड ऑफिस चला रहा होगा, जो ओवरऑल बॉस होगा, ओवरऑल एक्सपेंसेस को वही देख रहे होंगे। जब के जो फार्मेसी के एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो एक छोटे लेवल पे होने वाले एक्सपेंसेस हैं, वो आप लोग फार्मेसी के रिटर्न के अंदर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग आइटम्स वाले टैब के अंदर देख रहे होंगे। तो बस यही वाला वो फर्क है जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले 5-7 दिन पहले चीज समझा रहा था कि कब हम मैन्युफैक्चरिंग वाले टैब में लिखेंगे और कब हम लोग साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव या फाइनेंशियल एक्सपेंसेस वाला टैब है वहां पर लिखते हैं। उसके बाद कुछ एक्सपेंसेस लिखे गए हैं जी कि फार्मेसी बिल्डिंग का रेंट होगा इतना, 24 लाख रुपए बिल्डिंग का रेंट होगा। यूटिलिटीज यानी कि बिजली पानी गैस के ऊपर तकरीबन आपका 8 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा। सैलरीज, आप जो तनख्वाहें देते हैं आगे अपने मुलाजमों को, उनमें आपके पास जो सैलरीज का एक्सपेंस होगा वो तकरीबन 30 लाख रुपए होगा। कोई लोकल टैक्स अगर आपकी फार्मेसी के ऊपर चार्ज कर लिया था तो तकरीबन 50 हजार है। आपने कोई सॉफ्टवेयर वगैरह लिया हुआ है उसकी सब्सक्रिप्शन पे आपका 6 लाख रुपए लग रहा है। तो मेडिसिन आपकी एक्सपायर हो गई है, ज़ाया हो गई है, ये वापस चली जाएगी या फिर आपको फेंकनी पड़ेगी, उस कंडीशन के लिहाज से हम लोग इसका एक्सपेंस बुक करते हैं। तो अगर तो ये चीज़ आपको ज़ाया हो जाती है, आपको नुकसान हो जाता है, फेंकनी पड़ती है, तो भाई उसका जितना भी नुकसान होगा वो भी आपके एक्सपेंसेस में आ जाएगा, लाइक 4 लाख रुपए। ठीक है। ड्रैप चार्जेस, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को अगर आप कोई रिन्यूअल वगैरह के लिए जो भी फी वगैरह वो चार्ज करते हैं वो अगर आप पे करते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे 50 हजार लिख दी है। ठीक है। आपने किसी बैंक से लोन लिया होगा, आपका कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया तकरीबन 1 लाख रुपए। ठीक है। दुकान की अगर आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है तो उसका कोई आप प्रीमियम वगैरह पे कर रहे होंगे जो कि आपने इस साल पे किया है तकरीबन 1 लाख रुपए। और कोई ऐसे एक्सपेंसेस जो कि कोई बंदा आपके लेके पैसे भाग गया हो, उसने आपको पे ना किए हो, तो उसे हम लोग बैड डेट्स भी कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद डेप्रिसिएशन आ जाएगी जी हमारी। डेप्रिसिएशन के बारे में आप लोगों को समझा देता हूँ पहले, फिर उसके बाद हम लोग डेप्रिसिएशन को आगे लेके चलेंगे। और फ्यूल एंड मेंटेनेंस आया था ये तकरीबन 2 लाख रुपए का। अब ये सारे एक्सपेंसेस इकट्ठे किए तो ये बने हैं जी 80 लाख 50 हजार के। ये 80 लाख 50 हजार के जो एक्सपेंसेस है इन्हें जब माइनस किया गया है 1 करोड़ 40 लाख में से, तो फिर आपके पास जवाब बचा है तकरीबन 59 लाख 50 हजार रुपए। नेट प्रॉफिट बचा है, ये टैक्सेबल प्रॉफिट है, इसके ऊपर अब टैक्स लगना है। ठीक है जी। तो आगे बढ़ने से पहले हमें पहले डेप्रिसिएशन को समझ लेना चाहिए कि डेप्रिसिएशन क्या चीज़ है। तो यहाँ पर हमारे पास जी कुछ नोट्स आ जाएंगे। यहाँ पे जी इनकम फ्रॉम बिजनेस में हमने डेप्रिसिएशन के बारे में छोटी सी वर्किंग की हुई है, मैं उसे ज़रा देख रहा हूँ ताकि आप लोगों को वहीं से पढ़ा दूँ। ये रही जी आपकी डेप्रिसिएशन की वर्किंग। अच्छा जी, हम लोग इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर ये चीज पढ़ के आए हैं कि इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर एक्सपेंसेस को बहुत इंपॉर्टेंस हासिल है। क्यों एक्सपेंसेस को इंपॉर्टेंस हासिल है? क्योंकि एक्सपेंसेस की वजह से ही जो नेट प्रॉफिट है वो उसकी कैलकुलेशन जो है वो मुमकिन हो पाती है। एक्सपेंस होगा, माइनस होगा सेल्स में से, रेवेन्यू में से, तभी आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा जिसके ऊपर टैक्स लगता है। हमने उसकी मिसाल देने के लिए क्या लिखा है जी कि हमारी फॉर एग्जाम्पल सेल्स है 12 लाख रुपए की,
और उसके बाद हमने अपने कुछ एक्सपेंसेस लिखे हैं, जो कि मैंने ज्यादा नहीं लिखे, मैंने बस दो एक्सपेंसेस लिखे हैं, सैलरीज और परचेजेस, ठीक है। 80,000 और 2,70,000 के मैंने दो एक्सपेंसेस लिखे हैं। टोटल जो हमारा एक्सपेंस है जी वो बनता है 3.5 लाख रुपए। और फिर हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो बन जाता है तकरीबन 8,50,000 रुपए, यानी कि 12 लाख में से ये 3.5 लाख माइनस होते हैं तो 8,50,000 बचते हैं। और उसके ऊपर मैंने एक, वैसे इसे समझने की हद तक 15% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट किया, तो वो बना है जी 1,27,500 रुपए हमारा टैक्स बन गया है हमारी ही इनकम के ऊपर, ठीक है। इसी का मैंने साथ में एक सेकंड वर्जन भी लिख दिया, जो कि सेम टू सेम अभी ऐसा ही है, उसमें कोई भी अलग चीज नहीं है। यहाँ पे हम लोग ने क्या करना है, एक नई चीज ऐड करनी है। इस साल क्या हुआ है जी कि टैक्स पेयर ने अपने ही पैसों से एक बिजनेस के लिए गाड़ी या एक डिलीवरी वैन भी परचेज कर ली। जब बिजनेस ने एक डिलीवरी वैन परचेज की, जिसको मैं नाम देता हूँ जी फॉर एग्जांपल एक कार का, तो इसकी कीमत है जी तकरीबन आप लोग कह लो 8 लाख रुपए, ठीक है। तो जब 8 लाख रुपए की कार परचेज की है बिजनेस ने, तो इससे क्या हुआ, इनका प्रॉफिट रह गया सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए। और इसके ऊपर जो टैक्स लगा है 15%, उस अभी ये ना देखिएगा कि जी 6 लाख से नीचे की आ रहा है तो टैक्स क्यों लग रहा है, वो एक अलग चीज है। आपने इस मिसाल को समझना है कि कार ऐड करने से टैक्स की वैल्यू काफी ज्यादा कम हो गई है। वो टैक्स जो पहले 1,27,000 बन रहा था, अब वो टैक्स इनका बन रहा है सिर्फ और सिर्फ 7,500 रुपए, ठीक है। टैक्स की अमाउंट काफी ज्यादा कम हो गई है। एफबीआर ने इस चीज को अलाउ नहीं किया। एफबीआर ने कहा कि भाई कार भी एक एसेट है, कैश भी एक एसेट है। पहले आपके पास अमाउंट बैंक में पड़ी थी या कैश की शक्ल में थी, आपने क्या किया, आपने उन पैसों को उठाया और सिर्फ ले जाकर कन्वर्ट कर दिया है एक दूसरे एसेट के अंदर। और फिर आप कहते हैं कि जी ये तो एक्सपेंस हो गया, और आपकी जो इनकम है उसमें से इस एक्सपेंस को माइनस कर दिया जाए, यानी कि नेट रेवेन्यू में से इस एक्सपेंस को माइनस कर दिया जाए, और जो जवाब निकले उसके ऊपर आप टैक्स पे करेंगे। तो ये चीज तो बिल्कुल गलत है ना। या तो आपने उस चीज को बेच दिया होता, वो बिल्कुल आपकी मलकियत से पैसा भी निकल जाता और वो चीज भी निकल जाती, तो फिर तो बिल्कुल ये चीज समझी जाती है कि इसमें इनकम में जो है वो उस हिसाब से कमी वाकया होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर चीज तो आपकी अपनी ही है, आपने अपने पैसों से उस चीज को सिर्फ कन्वर्ट किया है, कैश से आप गाड़ी में कन्वर्ट कर चुके हैं, एंड देन आप कह रहे हैं जी अब मैं टैक्स कम दूंगा, तो ये चीज गलत है। गाड़ी आप ही की है, कैश भी आपका ही होना था, आपके पास जिस तरह के एसेट्स थे वैसे के वैसे ही मौजूद है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप अब ये कहें कि जी मेरा जो कैश है वो भी सारा का सारा खत्म हो गया क्योंकि मैंने गाड़ी परचेज कर ली है, और फिर गाड़ी की जो कीमत है उसको आप अपने एक्सपेंस में डाल देंगे, और फिर अल्टीमेटली प्रॉफिट भी कम से कम होगा, टैक्स भी कम
अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। माज़रत जी, क्लास आपकी थोड़ी सी जो है वो इसके अंदर डिस्टर्ब हो गई थी। मौसम यहाँ पे काफ़ी ख़राब है, बारिश हो रही है, तो उस वजह से फिर थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी इशू होगा, ऑनवर्ड भी थोड़ा सा होगा, लेकिन हम लोग जो है इसको इंशाल्लाह फ़ौरन से ठीक कर लिया करेंगे। अच्छा, ये तो खैर फिल वक्त हम लोग बात कर रहे थे अपनी एक्सेल शीट को लेके, और ये एक्सेल शीट वगैरह जी बिल्कुल आप लोगों के ग्रुप्स में शेयर कर दी जाएगी। इसका एक कंबाइंड शीट बना के ना मैं बड़े वाली शीट फिर आप लोगों के सारे ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दूंगा। ये डाटा को सेव लाजमी कर लिया जी, करें जी, फिर इससे जो है ये डिलीट नहीं होता। अब अगर लाइट दोबारा से जाती भी है ना, तो जो भी हमारा डाटा लिखा हुआ है ये एज इट इज लिखा रहेगा, ये रिमूव नहीं होगा। अच्छा जी, हम डेप्रिसिएशन को समझ रहे थे, तो डेप्रिसिएशन है हमारे पास यहाँ पर। तो हमने क्या लिखा है जी, हमने लिखा है कि गाड़ी हमने 8 लाख की परचेज कर ली, तो एफबीआर कह रहा है कि मैं ये माइनस आपको करने नहीं दूंगा, क्योंकि ये आपका एक्सपेंस नहीं है, ये आपने सिर्फ और सिर्फ एसेट को कन्वर्ट किया है कैश टू कार में। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग फिर पूछते हैं एफबीआर से कि जी अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन बचता है वो क्या है। दूसरा ऑप्शन एफबीआर कहता है कि जी मैं आपको दूसरा ऑप्शन दे देता हूँ, वो ये है कि आप कुछ भी ना ऐड करो। ठीक है, आप इस ऑप्शन पे चले जाओ। तो फिर हम एफबीआर से कहते हैं कि जी ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि हम बिल्कुल ही जो है वो कुछ भी ना लिखें। अगर हम कुछ भी नहीं लिखते तो हमारा एक्सपेंस तो हुआ है ना, मान लेते हैं कि एक्सपेंस नहीं हुआ, एसेट हमारे पास ही रह गया है, लेकिन अगर मेरे पास कैश हो, मेरे पास आज कैश है 8 लाख रुपए, उसको अगर मैं कल यूज करता हूँ तो कल भी वो 8 लाख रुपए ही मैं यूज कर सकता हूँ। लेकिन इसके बरक्स अगर मैंने आज 8 लाख की गाड़ी ले ली है और कल दोबारा मैं 8 लाख रुपए यूज करना चाहता हूँ और मैं उससे गाड़ी बेचता हूँ, तो मेरी वो गाड़ी 8 लाख रुपए की नहीं बिकेगी, 8 लाख रुपए से कम की वो बिकेगी। गाड़ी अपनी वैल्यू लूज कर चुकी होगी और मेरे पास वो 8 लाख रुपए सेम टू सेम पहले वाली हालत में मौजूद नहीं होगा। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपका जो पैसा है वो सिर्फ कन्वर्ट हुआ है एक दूसरे एसेट में और उसमें कोई भी कमी वाकया नहीं हुई। तो फिर यहाँ पर एफबीआर आके कहता है कि चलो ठीक है, अगर ऐसा है कि आपका जो ये न्यू वाला एसेट है ये वक्त के साथ साथ अपनी वैल्यू लूज करता है, तो जितनी वैल्यू ये 1 साल में लूज करेगा उतना हम आपको एक्सपेंस अलाउ कर देंगे। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन की जो असल डेफिनेशन है वो शायद डिफरेंट होगी, आप में से कुछ लोग सोच भी रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने ये वाली करवाई है क्योंकि मैंने टैक्स के परस्पेक्टिव से करवाई है, टैक्स में यही चीज है। ठीक है, तो आपको ये कहा जाता है कि आप फिर ऐसा करो, आप अपनी जो टोटल वैल्यू है आप लोग उसको 10 हिस्सों में फॉर एग्जांपल डिवाइड कर दो, 15 हिस्सों में भी कर सकते हो। एफबीआर जो है इसके मुताबिक आपको डिफरेंट रेट्स दे देता है डेप्रिसिएशन के। तो आप क्या करते हैं, आप उस हिसाब से अपने इस एसेट की वैल्यू को उस रेट के मुताबिक डिवाइड कर देते हैं कुछ हिस्सों में। मिसाल के तौर पे एफबीआर कहता है कि जी मैं आपको 8 लाख रुपए की गाड़ी तो माइनस नहीं करने दूंगा, लेकिन जितनी अमाउंट ये 1 साल में लूज करती है उतना पैसा आपको माइनस करने दूंगा। मिसाल के तौर पे एफबीआर कहता है कि आपकी जो गाड़ी है, आप ये समझ लो कि ये 10 सालों में अपनी वैल्यू को लूज करते करते बिल्कुल जीरो पे चली जाएगी। ठीक है, ये एफबीआई कहता है जी मैं समझता हूँ कि ये हर साल अपनी वैल्यू को 10% लूज करेगी, उतना आप एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, तो उसे कहा गया है डेप्रिसिएशन। के ये देखें, अगर मैं यहां पर लिखता हूं डेप्रिसिएशन को, तो ये एक्सपेंस ऐसे आ जाएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और इसे हम थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देते हैं। अब ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ना, ये इसी अमाउंट का कितना हो जाएगा, ये इस अमाउंट का 10% आपने कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, इज इक्वल टू ये 8 लाख और इसका 10% मल्टीप्लाई बाय विद 10% कर दें इसे आप, और एंटर कर दें। अब ये बना है सिर्फ 80,000 रुपए। जब 80,000 रुपए मैंने एक्सपेंस ऐड किया है, तो उसके बाद मेरा जो नेट प्रॉफिट था उस पर बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। ठीक है, नेट प्रॉफिट मेरा अभी भी 7,70,000 पे आ रहा है और मेरा जो टैक्स है वो 1,15,000 रुपए बन रहा है। जबकि अगर मैं ये 80,000 रुपए को रिमूव कर दूं तो मेरा टैक्स कितना बन रहा है, 1,27,000। और ऐसे मेरा टैक्स बन रहा है तकरीबन 1,15,000 रुपए। तो ये कि 5,000 रुपए का फर्क आ रहा है, 7,000 रुपए का फर्क आ रहा है मेरी टैक्सेशन में। लेकिन अगर ये गाड़ी वाला काम कर दिया जाए यहाँ पे, जैसे कि मैंने गाड़ी को ऐड किया था, अगर गाड़ी को ऐड किया गया है तो मेरा टैक्स बन गया है सिर्फ और सिर्फ 7,500 रुपए, 7,500 रुपए
टोटल टैक्स बना है मेरा, जो कि एफबीआर के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। तो इसके लिए फिर डेप्रिसिएशन का जो आप समझ ले सकते हैं जो प्रोसेस है या जो फिनोमेना है उसे इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि आप डेप्रिशिएट करें अपने एसेट्स को, आप पूरा पूरा एसेट जो है उसे माइनस ना करें अपनी इनकम में से, अपनी सेल्स में से पूरे का पूरा एसेट नहीं माइनस कर सकते, बल्कि उसका कुछ हिस्सा जितना वो अपनी वैल्यू लूज करे आप उतना माइनस कर लिया करें अपनी इनकम में से। तो ये है जी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए था। अब हम चलते हैं जी अपने एक्सेल के जो फाइनेंशियल्स वाली शीट थी उस पे। हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तो डिस्कस कर ली है। इसके साथ साथ हमारे पास बैलेंस शीट होती है जी। बैलेंस शीट मैंने आपको क्या बताया कि ये आपकी टोटल वेल्थ और टोटल लायबिलिटीज होती है बिजनेस की, यानी कि बिजनेस के पास उसकी अपने असासाजात कितने हैं और बिजनेस ने उधार लेकर कितनी चीजें बनाई हुई हैं, उधार कितना लिया हुआ है, ये भी आपने इसी बैलेंस शीट के अंदर ही लिखना होता है कि साल के आखिरी दिन, फॉर एग्जाम्पल 31 दिसंबर 2024 को बिजनेस के पास कितने असासाजात मौजूद हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे वो असासाजात फिक्स्ड एसेट्स है, इन्वेंट्री है, कैश है, तो वो चीजें क्या बिजनेस के अपने सरमाया से ली गई हैं या बिजनेस ने पैसे उधार लेके फिर वो चीजें ली हैं। ठीक है जी। तो ये चीज आप लोगों को स्टार्टिंग में पता होनी चाहिए। अगर हम देखें कि इसके अंदर एसेट्स कौन कौन से आ रहे हैं जी, तो इसके अंदर एसेट्स आ रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग तकरीबन 50 लाख के, फर्नीचर आ रहा है, ठीक है, कंप्यूटर आ रहा है, एक नहीं काफी ज्यादा कंप्यूटर्स हैं, जनरेटर्स आ रहे हैं, वैन्स आ रही हैं, ठीक है, गाड़ियां वगैरह हैं डिलीवरी के लिए आपने रखी हुई हैं। रिसीवेबल में यानी वो पैसा जो आपने लोगों से रिसीव करना है, कैश आ रहा है, बैंक आ रहा है, और आपका स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री आपका अपना माल आ रहा है जो कि आपने बेचना है। अगर हमने इस सबको टोटल किया तो हमारे पास जो अमाउंट बनी है वो बनी है जी तकरीबन 9 करोड़ 5 लाख रुपए। ठीक है, और इसके अंदर हमारा जो अपना जाती सरमाया था, वो जाती सरमाया स्टार्टिंग में इनिशियली कितना है जी, इनिशियली है 1 करोड़ 46 लाख 6 हजार 6 सौ 67 रुपए। और नहीं, सॉरी, हमारा अपना जाती सरमाया है 14 लाख रुपए। ठीक है, 1 करोड़ नहीं, 14 लाख 66 हजार रुपए, 14 हजार 66 हजार 6 सौ 67 रुपए हमने ओपनिंग कैपिटल लगाया था। ठीक है, उसके अंदर अब हमने प्रॉफिट ऐड कर दिया है 59 लाख 50 हजार, और अब जो हमारा क्लोजिंग कैपिटल है ना वो बन गया है तकरीबन 74 लाख 16 हजार 6 सौ 67 रुपए। ठीक है जी। बाकी क्या सारा कुछ क्या है, बाकी सारा कुछ है हमारा लायबिलिटीज, हमने जो बैंक से लोन लिए हुए हैं। अगर हम ये लोन की बात करें तो ये हमारा जो पहला लोन है तकरीबन बैंक से जो हमने लिया हुआ है यही 4 करोड़ 50 लाख रुपए का लोन लिया। और इस तरह से बिजनेसेस करते हैं, अपने पैसे तो काफी कम होते हैं, ज्यादातर ये इन्वेस्टमेंट्स और लोन्स वगैरह लेकर ही इन्होंने इसके अंदर लगाए होते हैं। ठीक है, तो बैंक से इन्होंने जो लोन लिया हुआ है वो करीब 4 करोड़ 50 लाख का है। इसके अलावा बहुत सारी सैलरीज हैं जो कि अभी तक इन्होंने दी नहीं है, वो भी इनकी एज अ लाइबिलिटी आ रही है। तकरीबन 40 लाख रुपए की सैलरीज जो है लाइबिलिटी के तौर पे आ रही है। फिर कुछ क्रेडिटर्स का पैसा है जो कि इन्होंने अभी तक देना है, वो अगर देखें तो 3 करोड़ 40 लाख 83 हजार रुपए का अभी क्रेडिटर्स का पैसा भी आ रहा है। दैट मीन्स के लाइबिलिटीज इनकी बहुत ज्यादा है, एसेट्स इनके बहुत कम है। लेकिन खैर हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम है टैक्सेशन की फाइलिंग के लिए जो है हम पास इनकम के रिकॉर्ड्स भी होने चाहिए, एक्सपेंसेस के रिकॉर्ड्स भी होने चाहिए, और हमारे पास बैलेंस शीट के रिकॉर्ड्स भी मौजूद होने चाहिए। तो ये रिकॉर्ड्स हमारे पास सारे सारे मौजूद हैं। अब हमने क्या करना है जी, हमने शुरू कर देनी है फाइलिंग। इसके लिए हम सबसे पहले आईएस पे चले जाएंगे। जब मैं आईएस पे आया ना तो यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने की खातिर पहले इनिशियली मैं क्या करूंगा, एक ही बिजनेस की रिकॉर्डिंग करूंगा, और मैं ये 12 लाख रुपए जो इसको डिलीट कर रहा हूँ ताकि सिंगल बिजनेस की रिकॉर्डिंग ही आप लोगों को नजर आए। फिर उसके बाद मैं डबल बिजनेस कर दूंगा, यानी कि उसी के अंदर फिर अकेडमी वाला बिजनेस भी हम लोग ऐड कर देंगे। तो अभी स्टार्टिंग में मैं ये रिमूव कर रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि जी एक्सपेंसेस डबल डबल आ रहे हैं, उनको किस तरीके से ट्रीट करना है। तो मैंने क्या किया जी, मैंने जो एकेडमी वाली आमदन थी उसका मैंने आमदन भी रिमूव कर दी फिर और एक्सपेंसेस भी एक दफा रिमूव कर दिए हैं। और अब यहाँ पे देख सकते हैं आप सारा जीरो जीरो एक्सपेंसेस आ रहे हैं। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू के अंदर एक ही वो रेवेन्यू आ रहा है जो कि फी फॉर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज है। वो आपको पता है कि वो अलग से जो ये विजिटिंग लेक्चर की तरफ पढ़ाने जाते हैं, ये वहां से होने वाली इनकम है, उसको हम लोग छेड़ नहीं रहे। ठीक है, अब हमने अपनी फाइलिंग करनी है जो कि फाइनेंशियल्स के मुताबिक फाइलिंग है। ठीक है,
फाइनेंशियल के मुताबिक फाइलिंग करने के लिए जी हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मौजूद होनी चाहिए साथ साथ, लेकिन तरीकाकार क्या होता है जी फाइनेंशियल्स को अपने साथ रखने का। आपने भी जब भी कभी इस तरीके से फाइलिंग करनी कि अगर आपके पास डिजिटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मौजूद हों, तो आपने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऐसे कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके आना जी, और अपने मोबाइल के साथ इनकी एक पिक्चर बना लेनी है, ठीक है। जब आप पिक्चर बना लोगे तो फिर आपको बार बार ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओपन नहीं करनी पड़ेंगी, आप डायरेक्टली आईरिस पर ही काम कर रहे होंगे, और वहीं से आप इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर इसका जो डाटा है वो पुट कर रहे होंगे। तो मैं भी अभी यही करने लगा हूँ, मैं ये स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करके अब मैं इसकी एक पिक्चर बना लूंगा, ठीक है, अपने फोन पे। और उसके बाद सिर्फ उस पिक्चर को देखते हुए ही मैं ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं उन्हें पंच कर दूंगा एफबीआर के पोर्टल में। तो आप लोगों के भी स्क्रीन पे ये सामने है जी, ठीक है, सारी की सारी अमाउंट्स। कोशिश करें अपना मोबाइल निकालें और एक तस्वीर खींच लें, और फिर जब मैं फाइलिंग कर रहा हूँ तो आपके पास भी आपके मोबाइल के ऊपर वो तस्वीर मौजूद होगी, और आप वहीं से इस चीज़ को टैली कर देंगे, ठीक है। तो अभी मैं ये एक तस्वीर बना रहा हूँ उसकी, और ये मैंने तस्वीर बना ली है जी। आप लोगों ने अगर बनानी है तो जल्दी से बना लें। उसके बाद क्योंकि फिर मैं स्क्रीन को चेंज करने लगा हूँ, देन हम आइरिस पे मूव कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हम जो है आइरिस पे मूव कर रहे हैं। अच्छा, ये अब हमारे पास आईएस आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें वैल्यूज पुट करूंगा। आप लोगों को याद होगा कि रिटर्न फाइल करते वक्त मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि जी पहले वेल्थ स्टेटमेंट का डाटा लिखा करें, और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो आप बैलेंस शीट का डाटा लिखा करें, ठीक है। पहले वेल्थ स्टेटमेंट, उसके बाद दूसरे नंबर पे इनकम यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न का डाटा लिखा करें। यही चीज मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर भी लाजमी तौर पर करवाता होता हूँ कि पहले आप लोग जो डाटा लिखें वो बैलेंस शीट का लिखें, उसके बाद आप लोग इनकम स्टेटमेंट वाला डाटा इसके अंदर इनपुट करें। क्यों? क्योंकि जितना पैसा आपने कमाया है वो इस टाइम शो कहाँ पे हो रहा है? आपकी बैलेंस शीट के अंदर या कि आपकी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर। उस पैसे का जो ऑलरेडी आपके पास पड़ा है, देन उसकी ट्रेल देने के लिए हम लोग जाते हैं इनकम स्टेटमेंट की तरफ या फिर इनकम टैक्स रिटर्न की तरफ। तो ये जो बैलेंस इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर हम लोग जितनी भी फाइलिंग करेंगे ना, मैं इसको सबसेट समझता हूँ ओवरऑल आपकी पूरी रिटर्न का। पूरी रिटर्न में आपकी जो बैलेंस शीट है उसकी जगह पे वेल्थ स्टेटमेंट होती है, और जो आपका इनकम स्टेटमेंट है उसकी जगह पे आपकी इनकम टैक्स रिटर्न होती है। और अगर इसके अंदर हम लोग देखें तो यहाँ पे बैलेंस शीट आ जाएगी और यहाँ पे आपकी इनकम स्टेटमेंट का डाटा आ जाएगा। तो अभी हम वो फाइलिंग करने जा रहे हैं। तो मेरे मोबाइल की थोड़ी सी बैटरी जो है वो कम है, मैं इसको चार्जिंग पे कनेक्ट कर लूँ साथ साथ, ताकि फिर मुझे बार बार जो है वो स्क्रीन ना चेंज करनी पड़े, ठीक है। मुझे एक सेकंड दीजिएगा बस।
अच्छा, जब तक हमारा मोबाइल ओपन होता है तब तक हम कुछ डाटा यहाँ से लेते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बैलेंस शीट से ही। बैलेंस शीट से डाटा उठाते वक्त जी मुझे एक चीज सोचनी पड़ेगी, वो ये है कि यहाँ जो मेरा अकाउंटेंट डाटा बना के लेके आया है या जो बिजनेसमैन का अकाउंटेंट डाटा लेके आया है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। और आइरस के अंदर जो हेड्स बने हुए हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि आइरस के अंदर अगर देखें तो लैंड भी है और बिल्डिंग्स भी है अलग अलग। जबकि जो अकाउंटेंट डाटा लेके आया है इसमें अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे उसने लैंड एंड बिल्डिंग्स इकट्ठा लिख दिया हुआ है। तो ये चीज थोड़ी सी आपको देखने में अजीब लगेगी जी, अब क्या करें। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। आपने क्या करना है, लॉजिकल तरीके से चलना है। एक तो ये कि हर फाइनेंशियल्स के साथ होते हैं नोट्स, होते हैं नोट्स में उसकी तफसील लिखी होती है। अगर यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हुआ है ना तो इसके साथ आपको कहीं ना कहीं पे नोट्स मिलेंगे। और उन नोट्स के अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ होगा जी कि ये इसमें कितनी लैंड है, कितने पैसे लैंड के और कितने पैसे बिल्डिंग के हैं, ठीक है। तो इसके नोट्स मौजूद होंगे आपके पास। अगर नोट्स भी मौजूद ना हो तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने बिजनेसमैन को कॉल लगानी है या आपने अकाउंटेंट को कॉल करके पूछना है कि जी आपके फाइनेंशियल्स के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग इकट्ठा लिखा, आप मुझे बता दें कि लैंड कितना बिल्डिंग कितना है। क्योंकि जो लैंड है वो डेप्रिशिएट नहीं होती, लैंड वक्त के साथ साथ अपनी वैल्यू लूज नहीं करती, जबकि बिल्डिंग वैल्यू लूज करती है। इसलिए मुझे तो अलग अलग पता होना चाहिए ना कि जी लैंड कितनी है और बिल्डिंग कितना है। तो इसलिए आपने अपने क्लाइंट से ये चीज लाजमी पूछ लेनी है जहां पे आपको कहीं पे ऐसा फील हो। कुछ ऐसे हेड्स होंगे जो अगर थोड़े से डिफरेंट हों भी, यानी आपने अलग तरीके से उससे लिखा हुआ है, आयरस में अलग तरीके से या क्लाइंट ने अलग तरीके से लिखा हुआ है, तो उससे बहुत ज्यादा मसला नहीं होगा, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसी चीजें जिनकी वजह से टैक्स चार्जेबिलिटी में फर्क आ जाए, डेफिनेटली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से तो फर्क आ जाएगा चार्जेबिलिटी में। तो वहां पर आपने क्या करना है जी, वहां पर आपने हमेशा यूज करना है ये तरीकाकार कि आपने क्लाइंट को कॉल कर लेनी और उससे पूछना है कि भाई ये चीज कैसे आपने की है, काइंडली आप मुझे इसके बारे में इन्फॉर्म कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है तकरीबन 1.5 लाख रुपए का, ये आपने माइंड में रखना है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। अब जा रहे हैं जी हम लोग डाटा पुट करने। तो इंशाल्लाह डाटा हमारा अभी जो है वो इसके अंदर पुट हो जाएगा। तो हमारे पास सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग आ रहे हैं। अच्छा जी, जो अगस्त बैच के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों की आज की जो क्लास है वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस के बारे में यही क्लास ही है तकरीबन, ठीक है, जो आपकी नॉर्मली रूटीन के मुताबिक क्लास होती है। तो डेफिनेटली फिर आप समझ लें कि आपकी ये वो वाली क्लास ही हो रही है। तो क्लास में ये चीजें दोबारा फिर नहीं पढ़ाई जाएंगी क्योंकि ये चीजें यहाँ पे करवाई जा रही हैं। अच्छा जी, लैंड और बिल्डिंग में हमने देखा है तो सबसे पहले आपके पास 50 लाख रुपए की लैंड और बिल्डिंग है। खैर एज्यूम करते हैं जी, मैंने क्लाइंट से पूछा है कि ये लैंड्स हैं बिल्डिंग हैं क्या चीज है। तो क्लाइंट ने कहा ये टोटल बिल्डिंग्स ही हैं ये, ठीक है। जैसे मुझे क्लाइंट ने कहा जी ये टोटल बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एक दफा लैंड मिटा दी। मैंने कहा ठीक है अगर ये खाली बिल्डिंग्स ही हैं तो मैं फिर इसको बिल्डिंग्स ही लिखता हूँ सिर्फ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से देखा कि ये बिल्डिंग्स है 50 लाख की। मैं गया आइरस पे, मैंने आइरस में जाके लैंड को खाली छोड़ा और बिल्डिंग्स के सामने अमाउंट लिख दी 50 लाख रुपए, ठीक है जी। उसके बाद मैंने मजीद वापस किया मैं एक्सेल पे। आगे आया जी मेरे पास फर्नीचर, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। फर्नीचर है मेरे पास तकरीबन 3 करोड़ रुपए का। मैं जब वापस जाऊंगा अपनी आईएस के ऊपर तो क्या वहां पर फर्नीचर का हेड मौजूद है। अब मैं यहाँ पर आके देखता हूँ जी तो मुझे फर्नीचर का कोई भी अलग से हेड नजर नहीं आ रहा। हाँ हेड है जरूर, लेकिन वो इसके अंदर ही मिक्स हुआ हुआ है, प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट फर्नीचर और इवन दैट फिटिंग्स और फिक्सचर्स जो होते हैं आपके दीवारों पे वो भी उन्होंने इसी के अंदर ही डाले हुए। ऐसा क्यों किया हुआ जी इन्होंने, उन्होंने ऐसा इसलिए किया हुआ है कि जो आपकी जगह है, क्योंकि एसेट है तो अगर फिक्स्ड एसेट्स हैं तो सबकी नेचर तो सेम ही होनी है। अल्टीमेटली बैलेंस शीट में सबने ऐड ही होना है एक दूसरे के साथ। हाँ डेप्रिसिएशन की बात करें तो वो एक अलग चीज है, लेकिन उसका फिनोमेना यहाँ पर नहीं हो रहा। डेप्रिसिएशन एक अलग से ट्रीटमेंट है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, वो आपका इनकम एंड एक्सपेंस की चीजें हैं वो उधर हो जाएंगी। यहाँ पर तो सिर्फ आपने फिक्स एसेट्स को लिखना है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी कि ठीक है हम कुछ एसेट्स को आपस में क्लब कर देते हैं, आप इकट्ठा करके लिखते हैं ताकि जगह थोड़ी यूज हो। उन्होंने अपने लिए आसानी इस तरीके से कर दी। लेकिन आप जो है देख के उसको परेशान हो गए कि भाई मैं क्या करूं, इनका तो ये सारा कुछ इकट्ठा लिखा हुआ है और जो मेरे पास फाइनेंशियल है उनमें ये सारी चीजें अलग अलग लिखी हुई हैं। तो अब ये तो पंचिंग में भी बड़ा इशू हो रहा है, मैं क्या करूं। तो भाई
फिर आपको यहाँ पर ये सोचना पड़ेगा कि मैं पंचिंग करूं कैसे। क्या मैं पहले अपनी एक्सेल वाली शीट से ये जो क्लाइंट का डाटा है उससे पहले देखूं और फिर आइरस पे आऊं, या पहले आइरस से चीजें देखूं और फिर क्लाइंट के डाटा पे जाऊं। तो इसमें मेरा आपको क्या जवाब है जी, मेरा इसमें आपको ये जवाब है कि आपने हमेशा पहले आइरस को देखना है। और आइरस, क्योंकि आइरस ही हमारे लिए बेंचमार्क है, हमने आइरस की फाइलिंग करनी है, हम लोगों ने आइरस के मुताबिक चेंज होना है, आइरस ने हमारे मुताबिक चेंज नहीं होना, क्योंकि हम आइरस की फाइलिंग कर रहे हैं, आइरस हमारी फाइलिंग नहीं कर रहा। हम लोग एफबीआर की कॉम्प्लाइंसेस कर रहे हैं, एफबीआर हमारी कॉम्प्लाइंसेस नहीं कर रहा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा आइरस के मुताबिक। जिस अकाउंटेंट ने या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वालों ने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना कर दी हैं, उन्हें शायद नहीं पता कि क्या तरीकाकार होता है, आईआरएस के अंदर चीजें कैसे पुट करनी होती है। उन्होंने तो अपने अकाउंटिंग के हिसाब से बना दिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उन्होंने की है इस चीज का, ठीक है। टैक्स ट्रीटमेंट हम लोग करने लगे हैं। सो टैक्स ट्रीटमेंट अगर आप लोग बेहतर तरीके से करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जरूरी क्या है, उसके लिए जरूरी ये है कि आप अपनी अकाउंटिंग की जो स्टेटमेंट्स हैं, आप लोग जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन्हें चेंज कर देंगे और कन्वर्ट कर लेंगे, या तो आईआरएस ओरिएंटेड के जैसी आईआरएस चाहता है वैसी बना लो आप लोग, या फिर आप लोग जब पंचिंग कर रहे हो तो पहले आपने आइरस में से डाटा देखना है और उसके बाद आपने आके अपनी एक्सेल की शीट को देखना है। तो इससे आपकी पंचिंग जो है वो काफी ज्यादा इजी हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने अपने मोबाइल पे जो है जी वो डॉक्यूमेंट ओपन कर ली है, जिसकी कि हमने अभी अभी तस्वीर ली थी, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, मैं उस तस्वीर के जरिए इस डाटा की पंचिंग करूंगा और मैं खाली आइरस ही ओपन रखूंगा, मैं वापस इस पे नहीं आऊंगा, ठीक है। तो आइरस में मैं जब इससे अगले ऑप्शन पे गया तो मुझे पता चला जी प्लान, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, इन सबको इकट्ठा करके ही मैं सारी फिगर्स ले आता हूँ ताकि मैं उसकी फाइलिंग करूँ। क्यों? क्योंकि एफबीआर ने इस तरीके से मांगा। अच्छा जी, तो मैं जब अपने उस एक्सेल की शीट में जाता हूँ तो मुझे देखता हूँ, अब लोग आप लोग भी अपने अपने मोबाइल्स पे देख रहे होगे, तो मैं उसमें देखता हूँ जी कि फर्नीचर, कंप्यूटर्स, जनरेटर, वैन्स मेरा तो आ ही इकट्ठा रहा है, ठीक है, साथ साथ। तो चलो मैं इसको टोटल कर लेता हूँ, यही तो चीज चाहता है एफबीआई। ठीक है जी, मैं गया एक्सेल की शीट पे, ये रहा, और मैंने इनका टोटल ले लिया। टोटल कहाँ से शुरू होता है, ये फर्नीचर से, और यहाँ वैन्स तक आ गए, ये चार फिगर्स ही है ना, ठीक है। तो ये मिला के ये बनी है जी 4 करोड़ 20 लाख रुपए की, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 4 करोड़ 20 लाख रुपए की इन फिगर्स को यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ आके लिख दूंगा इसके अंदर, ठीक है जी, और कैलकुलेट करते हैं। अब क्या हुआ है, आपकी अच्छी खासी जो फिगर्स थी वो सारी की सारी इसके अंदर चली गई हैं। अब मैं इसी में से आगे आइरस को ही देखूंगा। आइरस में अगली जो लाइन आ रही है वो आ रही है जी एडवांसेस, डिपॉजिट्स एंड प्री पेमेंट्स। कि अगर कहीं पे आपने कोई एडवांस पेमेंट की हुई है, किसी को प्री पेमेंट की हुई है, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग का रेंट है, तो बिल्डिंग का रेंट अगर आप एडवांस में दिए आए हुए हैं 1 साल का रेंट, तो वो आप यहाँ पे अपना उसको एसेट बना लेंगे। कब तक वो आपका एसेट रहेगा जी, वो आपका तब तक एसेट रहेगा जब तक आप वो टाइम ना पूरा कर ले जिस टाइम का आपने एडवांस पहले से दिया हुआ, ठीक है। यानी कि अभी आपने वो पैसे खर्च नहीं किए, हाँ आपने पैसे दे जरूर दिए लेकिन आपने उनको इस्तेमाल नहीं किया, वो खर्च नहीं हुए। खर्च कब होते हैं, जब आप वो चीज हासिल कर लेते हो जिसके बदले आपने एडवांस में ही पैसे जमा करवा दिए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर रिसीवेबल्स मेरे पास आ रहा है, रिसीवेबल्स के नाम से एक अमाउंट आ रही है, तकरीबन 1 करोड़ की अमाउंट आ रही है रिसीवेबल्स के नाम से। लेकिन मुझे उसे लिखना कहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे आके देखता हूँ तो यहाँ पे लिखा है जी एडवांसेस, डिपॉजिट्स एंड प्री पेमेंट्स। तो ये जो एडवांस वगैरह होते हैं, मैं ये पैसे चाहूं तो वापस ले सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने कहीं पे एडवांस दिया हुआ है और वक्त से पहले अगर मैं वो अपना जो भी ट्रांजैक्शन है उसको खत्म करना चाहूँ और फ्यूचर में जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं वो पैसे वापस ले सकता हूँ। ये मेरे रिसीवेबल्स बन सकते हैं एक नजर से देखा जाए। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं अपनी रिसीवेबल्स की जो अमाउंट है 1 करोड़ की, वो मैं ये एडवांसेस, डिपॉजिट एंड प्री पेमेंट्स में लिख दूंगा। हुआ क्या है, हुआ ये है कि जी मेरा जो अकाउंटेंट है उसने उसके लिए वर्ड यूज ही रिसीवेबल का किया है, मेरे पास यहाँ पे रिसीवेबल का वर्ड मौजूद नहीं है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी चीजों को इसी तरीके से शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं आपको जानबूझ के ये चीज सिखा रहा हूँ क्योंकि आपके पास इसी तरह के क्लाइंट्स आएंगे, उन्होंने अपने तरीके से डाटा रखा होगा, कुछ ने तो डाटा बिल्कुल ही नहीं रखा होता, कुछ ने सादा कागज पे लिखा होगा, ठीक है। तो अपनी अपनी मर्जी से हर तरह का डाटा लिखा होता है। आपने क्या करना है, आपने आइरस के मुताबिक खुद को शिफ्ट कर लेना है। अच्छा जी, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आ रहा है स्टॉक, स्टॉक स्टोर्स एंड स्पेयर्स, इससे अगली ये अमाउंट आ रही है स्टॉक स्टोर्स एंड स्पेयर्स। स्टॉक्स आपको पता है क्या होता है कि आपके अपने बिजनेस का जितना भी माल होता है, खाम माल जो आप बेच रहे होते हैं या जो भी आपकी इन्वेंट्री होती है वो आपकी स्टॉक वगैरह में आ जाती है।
तो भाई मुझे वहां पे जाके ढूंढना पड़ेगा क्या मैंने अपने स्टॉक, अच्छा जी मैंने लिखा हुआ है कि मेरे पास 7500,000 75 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा है। तो आप यहाँ पे आए और यहाँ पे लिखते हैं 75 लाख का स्टॉक। उसके बाद आगे हमारे पास आईरिस में क्या लिखा हुआ जी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यानी कैश और कैश से मिलती जुलती जो चीजें वो लिखते हैं। डेफिनेटली कैश से मिलती जुलती चीज होती है, कोई आपके बैंक में पैसे पड़े हैं तो वो भी कैश से मिलते जुलते हैं, कोई प्राइस बॉन्ड्स वगैरह हैं तो वो भी कैश से मिलते जुलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो कैश ही की शक्ल रख रहा होता है, क्योंकि आप उसे यूज कर सकते हो फॉर द सेक ऑफ पेमेंट। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है जी, एक्सेल की शीट में कैश भी है और बैंक भी है। ठीक है, बैंक है हमारे पास तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख, और हमारे पास जो कैश है वो है तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख। दोनों को जमा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 करोड़ 60 लाख रुपए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे आके 2 करोड़ 60 लाख रुपए लिख दूंगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब इन्होंने लिखा जी अदर एसेट्स। उन्होंने लिखा है कि जो ऊपर वाले एसेट्स आपने लिख दिए हैं, क्या कोई ऐसा आपके पास एसेट मौजूद है जिसका जिक्र हमारे पास ना आया हो लेकिन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हो। अगर हो तो आप उसको अदर एसेट्स में लिख दें, अगर ना हो तो उसको एज इट इज कैलकुलेट कर दें। अब मैं इसको एज इट इज कैलकुलेट करता हूँ, तो मेरे पास ये अमाउंट कितनी बन जाती है जी, तकरीबन 9 करोड़ 5 लाख रुपए। ये वही अमाउंट है जो मेरे पास एक्सेल में यहाँ पर शो हो रही है। ये देखिए 9 करोड़ 5 लाख रुपए ही बनाया ना। अब अगली मरहला इसका कैपिटल और लायबिलिटीज को एंटर करने का। कैपिटल आपने कौन सा एंटर करना होता है जी, कैपिटल आपने हमेशा एंटर करना होता है आपका क्लोजिंग कैपिटल, ये वाला। ये क्लोजिंग कैपिटल ही आपने इसके अंदर हमेशा एंटर करना होता है। अब मेरा यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल कितना बन रहा है जी, मैं इसी को चाहे ऐसे कॉपी करके उधर ले जाता हूँ। ये आ गया जी मेरा कैपिटल। उसके बाद अगली हमारी फिगर्स। अब अगेन मैं इसी को देखूंगा, यहाँ मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है जी आईरस में कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स डेट या लोन, कोई किसी भी किस्म का आपने जो कर्जा लिया हुआ है उसके बारे में बता दें। तो ये मैंने यहाँ पे लोन लिया हुआ है तकरीबन 4 करोड़ 50 लाख रुपए का। तो मैं फिर यहाँ पे लिख दूंगा 4 करोड़ 50 लाख रुपए। उसके बाद मेरे पास अगली फिगर आ रही है जी ट्रेड क्रेडिटर्स। क्या आपने क्रेडिटर्स का भी कोई पैसा देना है, हाँ जी बिल्कुल देना है। कितना देना है जी, मैं एक्सेल की शीट पे देखूंगा तो एक्सेल शीट में मुझे पता चला जी मैंने क्रेडिटर्स का देना है तकरीबन 34083 और उसके बाद 333। अच्छा जी, उसके बाद लिखा हुआ है कि आपकी कोई अदर लायबिलिटीज भी हैं, कोई ऐसे कर्जे वगैरह हैं जिनका जिक्र ऊपर ना हुआ हो लेकिन मजीद आपकी लायबिलिटीज फिर भी मौजूद है। तो मैं अपनी क्लाइंट वाला डाटा देखता हूँ तो मुझे पता चलता है जी क्लाइंट ने लिखा हुआ है कि उन्होंने कुछ सैलरीज भी अभी तक उधार की हुई हैं, अभी तक सैलरीज लोगों का पैसा नहीं दिया, अभी तक लोगों को सैलरीज जमा नहीं करवाई। कितने की सैलरीज नहीं जमा करवाई जी, ये है जी तकरीबन 40 लाख रुपए की। तो फिर वो मैं अदर लायबिलिटी, अब मेरे पास क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट सैलरीज का ऑप्शन नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अदर लायबिलिटीज में जाके 40 लाख रुपए लिख दूंगा। उसके बाद मैं इसको भी कैलकुलेट करूंगा तो देखते हैं इसका टोटल कितना बनता है। तो एक है जी इसका भी टोटल उतना ही बना है तकरीबन 9 करोड़ 5 लाख रुपए। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ जी कि हमारा जो डाटा था वो वैलिड कंसीडर कर लिया है एफबीआर ने, आईआरएस ने, और इसको अब उसने एक्सेप्ट कर लिया है, अब्सॉर्ब कर रहा है। और ये कितना बना जी, 9 करोड़ 5 लाख रुपए ऊपर, 9 करोड़ 5 लाख रुपए नीचे बन गए। अब हमें ये पता चला है यहाँ पर इस जगह पर आके कि हमने यहाँ पर ये जो क्लोजिंग कैपिटल की फिगर लिखी है, ये क्लोजिंग कैपिटल की फिगर बनी कैसे है, क्लोजिंग कैपिटल की फिगर बनी है मेरे भाइयों इस जगह से। ये प्रॉफिट आया है इसलिए क्योंकि हमारे पास जो कैपिटल मौजूद था, हमारे पास कैपिटल मौजूद था 14,66,667 रुपए का। ठीक है, अगर मैं यही वाला कैपिटल जो मैंने पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं इसे जाके एक्सेल में लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये कैपिटल की जगह पे मैं ये डाल देता हूँ और मैं इसको कैलकुलेट कर दूं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपकी वैल्यू आ रही है तकरीबन 84 लाख, 84 लाख नहीं कहेंगे इसको, 8 करोड़ 45 लाख 50 हजार रुपए की। और यहाँ पे जो आपके पास टोटल एसेट सिस्टम पड़े हुए हैं वो पड़े हैं 9 करोड़ 5 लाख के। आपको तो पता है कानून है अकाउंटिंग का कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। लेकिन अब आपके पास एसेट्स जो पड़े हैं वो तो ज्यादा के पड़े हैं, लेकिन आपके पास जो कैपिटल है वो कम पड़ा है, या आप ये कह सकते हैं कि टोटल इक्विटी और लायबिलिटीज का जो कैपिटल है वो बना है 8 करोड़ 45 लाख 50 हजार, वो 9 करोड़ 5 लाख रुपए नहीं बना।
अगर नहीं बना तो फिर मैं क्या करूं, फिर मुझे सोचना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर मुझे याद आता है कि मैं तो बिजनेस किया था, बिजनेस से मैंने प्रॉफिट भी कमाया था, तो मैंने प्रॉफिट की वैल्यू वाला कैपिटल तो इसके अंदर डाला ही नहीं है। प्रॉफिट ने मेरा कैपिटल बढ़ाया था ना, तो मेरे पास जो क्लोजिंग कैपिटल की फिगर थी, मुझे वो वाली फिगर लिखनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, उससे मेरे एसेट्स जो हैं उनके बराबर आ जाऊंगा मैं। अब देखें, कैलकुलेट करूंगा तो अब बनेगा 9 करोड़ 5 लाख रुपए। ठीक है, जैसे मैंने इतनी फिगर लिखी तो एफबीआई ने मुझसे ये सवाल पूछा। एफबीआई ने कहा कि ठीक है जी, आपने लिख तो दिया है कि आपका जो कैपिटल है वो काफी ज्यादा है, कैपिटल भी बढ़ गया है आपका, लेकिन कैपिटल आपका बढ़ा किस बेस पे, प्रॉफिट के बेस पे। वो प्रॉफिट आपने कैसे कमाया है, कहाँ कमाया है, क्या काम किया था, क्या नहीं किया। तो फिर टैक्स पेयर कहता है कि आप मेरे साथ आए, मैं आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस की रिटर्न फाइल करके दिखाता हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, और कितना खर्च हुआ और कहाँ गया। ठीक है, तो उसके बाद फिर अब हम मूव करते हैं इस चीज से, जो हमारे पास सवाल पूछा गया है, इस सवाल का जवाब देने के लिए हम लोग मूव करेंगे अपने इनकम स्टेटमेंट के ऊपर, और इनकम स्टेटमेंट का डाटा यूज करते हुए हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग करेंगे। अब वंस अगेन मैं आ गया हूँ जी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग एंड पे। सबसे पहले मुझे अपना बिजनेस देखना पड़ेगा, मेरा बिजनेस किस नौइयत का है जी। मेरा बिजनेस है फार्मेसी बिजनेस। डेफिनेटली मैं दवाइयाँ कहीं से लेता हूँ और फिर उन दवाइयों को आगे बेचता हूँ। तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, ये ट्रेडिंग बिजनेस है ना। ट्रेडिंग बिजनेस किस तरीके से शुरू होता है, सेल्स लिखते हैं, सेल्स में से हम लोग अपनी कॉस्ट वगैरह माइनस करते हैं, जो जवाब निकलता है नेट प्रॉफिट, उसके ऊपर टैक्स लगा के बेच देते हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स ट्रेडिंग बिजनेस जो है वो यही वाला है। तो फिर हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले सेल्स वगैरह की फिगर चाहिए। वो कहाँ से मिलेगी जी, वो मैंने इधर एक्सेल की शीट में एक समरी बना के रखी है, आप लोगों ने भी उसकी तस्वीर वगैरह खींच ली होगी, मैंने भी उसकी पिक्चर ले ली हुई इस समरी की। ठीक है, तो इसी से हमने अभी क्या करना है, अपनी रिटर्न फाइल करनी है। तो मैं आप लोगों के सामने एक्सेल की फाइल जो है वो तो नहीं ओपन करूंगा क्योंकि मेरे मोबाइल में है, लेकिन आइरिस हम लोग ओपन कर लेंगे और यहाँ पे डाटा लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब आइरिस आपसे क्या रिक्वायर करता है जी, जितने भी एडिटेबल कॉलम्स हैं उनमें जो सबसे पहला एडिटेबल कॉलम आता है वो आता है जी ग्रॉस रेवेन्यू की, यानी कि ग्रॉस सेल्स का। वो आपसे टोटल सेल्स पूछ रहा है बगैर कोई चीज में से माइनस किए हुए। तो यहाँ पर जो मेरी ग्रॉस सेल्स है जी वो है 2 करोड़ की, तो मैं यहाँ पे 2 करोड़ लिख दूंगा। उसके बाद वो पूछता है कि जी आपने परचेजेस कितनी की हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये कॉलम्स एडिटेबल नहीं, हाँ सेलिंग एक्सपेंसेस जो है ये एडिटेबल है। आप यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अलग से भी। लेकिन अगर आपको नहीं मिलता, आपके क्लाइंट के डाटा में से नहीं मिलता, तो आप इसको छोड़ दें। क्लाइंट ने क्या लिखा हुआ जी, क्लाइंट ने लिखा हुआ परचेजेस, तो ठीक है यहाँ पे परचेजेस ढूंढ लें। अब ये लिखा हुआ नेट परचेजेस, तो यहाँ पे नेट परचेजेस डाल दें, कितने की है जी, नेट परचेजेस है जी 60 लाख रुपए की। ठीक है, अब इसको जैसे मैं कैलकुलेट करूंगा ना तो मेरे पास जीपी आ जाएगा 1 करोड़ 40 लाख रुपए का। ये जीपी आ गया जी 1 करोड़ 40 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, यही हमारे पास एक्सेल की शीट में मौजूद था ना। अब इसमें से हमारे सारे के सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो माइनस होना शुरू हो जाएंगे। अब इसमें कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होंगे मेरी एक्सेल की शीट में जो हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस होंगे, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जो कि बिल्कुल ही रिटेल आउटलेट के होंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पर लिखा हुआ है जी इंटरेस्ट एक्सपेंस। बैंक को, जो आप बैंक से आपने लोन लिया उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हैं, उस इंटरेस्ट एक्सपेंस के बारे में लिखा हुआ है। तो अब ये इंटरेस्ट एक्सपेंस कभी भी आपके रिटेल आउटलेट का एक्सपेंस तो नहीं है ना। उन्हें तो शायद पता भी ना हो कि हमारे जो बॉस है उन्होंने कोई लोन लिया हुआ है और उस लोन के ऊपर वो इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो ये किसे पता होगा, ये बॉस को पता होगा, या जो मैनेजमेंट टीम आपके ओवरऑल बिजनेस को जो लोग मैनेज कर रहे होते हैं, जो आपको बिजनेस को कंसल्टेंसी दे रहे होते हैं, ये उन्हें पता होगा। ठीक है, तो फिर ये एक्सपेंस कैसा हुआ, ये हेड ऑफिस का एक्सपेंस हुआ। हेड ऑफिस का एक्सपेंस कहाँ पे जाएगा, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस के अंदर चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और बाकी रिटेल के जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ ऊपर इसी आपके रिटर्न के अंदर आ जाएंगे। तो अब हम लोग क्या करने लगे जी, हम लोग कुछ एक्सपेंसेस लिखेंगे इसके अंदर। अब मेरे पास जो सबसे पहला एक्सपेंस आ रहा है जी वो आ रहा है फार्मेसी बिल्डिंग का रेंट। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा है पीछे मैंने बिल्डिंग लिखी हुई है 50 लाख रुपए की, तो फिर मैं रेंट क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है जी मैंने उसके साथ कोई और भी बिल्डिंग का हिस्सा लिया, वो मैंने रेंट पे लिया। यानी एक बिल्डिंग तो मेरी है ना, साथ में कुछ और हिस्सा भी है, वो मैंने रेंट पे लिया हुआ है। अब रेंट कितना है जी, रेंट आपका एनुअली 24 लाख रुपए है। अच्छा, रेंट एक्सपेंस किस जगह का होता है, मतलब कहाँ का एक्सपेंस आप मार्क कर सकते हैं, क्या ये हेड ऑफिस का एक्सपेंस है या ये रिटेल आउटलेट का एक्सपेंस है। ठीक है,
तो पता चलता है जी ये डेफिनेटली, अगर आपके पास बिजनेस में एक से ज्यादा ब्रांचेस हैं, ठीक है, आपकी फार्मेसी बिजनेस जो है उसकी दो ब्रांचेस हैं, दो फार्मेसीज बनाई हुई है आपने, तो क्या आप अलग अलग रिटेल आउटलेट के ऊपर जाके एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर सकते हो कि जी ये इसका है, ये इसका है? मतलब क्या उसको आप शो कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, रिपोर्ट ऐसे नहीं कर सकते। आपको एक ही बिजनेस की, क्योंकि आपका बिजनेस एक ही है, उसी के आगे दो ब्रांचेस है, तो दैट मीन्स कि हमें पता चला कि ये हमारा हेड ऑफिस का एक्सपेंस है। ठीक है। अब हेड ऑफिस के एक्सपेंस की अगर बात करें तो हमारा जो बिल्डिंग का रेंट है वो चला जाएगा मैनेजमेंट एक्सपेंसेस में तकरीबन 40 लाख रुपए, सॉरी 24 लाख। अच्छा जी, मैंने क्या किया, मैंने 24 लाख रुपए का जो एक्सपेंस है वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया इन द फॉर्म ऑफ रेंट। उसके बाद मेरा अगला जो एक्सपेंस है वो मैंने देखना है, अब मैं एक्सेल की शीट को देख रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे एक्सपेंसेस बेतहाशा हैं, लेकिन हो सकता है मेरे वो सारे एक्सपेंसेस ना हुए हैं। हमारे पास जो अगला एक्सपेंस आ रहा है जी वो 8 लाख रुपए यूटिलिटीज का एक्सपेंस आ रहा है, जिसके अंदर बिजली पानी गैस सारा कुछ कवर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप फौरन से रुकेंगे, अब हमें नहीं पता कि जो हमारा हेड ऑफिस बना हुआ है ये उसका एक्सपेंस है बिजली पानी गैस का, या फिर ये हमारी जो फार्मेसी बनी हुई है उसका एक्सपेंस है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट ने अलग अलग करके नहीं लिखा। मैं क्लाइंट से पूछता हूँ तो क्लाइंट कहता है कि हाँ जी ये मैंने अलग अलग नहीं लिखा, ये मुझे लिखना चाहिए था, ये वो इस तरह की बातें करना शुरू कर देता है। तो अब मैं उससे चाहे तो ये भी पूछ सकता हूँ कि भाई आप मुझे बता दो मैं इसको क्या करूं, मैं आपको ये सारे का सारा फार्मेसी पे ले जाऊं, ये सारे का सारा आपका हेड ऑफिस पे ले जाऊं, पे कौन करता है, कैसे पे होता है? कहते नहीं, आप ऐसा ना करो, आप इसको परसेंटेज के हिसाब से ले जाओ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 8 लाख है ना, तो आप ऐसा करो 3 लाख रुपए आप डाल दो जो फार्मेसी के एक्सपेंसेस में, और बाकी के 5 लाख आप लोग मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस में डाल दो। तो क्योंकि मुझे क्लाइंट ने इजाजत दे दी है तो फिर मैं उस फॉर्मूले से चलूंगा जो क्लाइंट ने कहा है। ठीक है। सो क्लाइंट ने कहा है जी बिजली पानी गैस वाली जगह पे आप डाल दो 5 लाख रुपए, और यहाँ पर आप डाल दो बिजली के आगे, ठीक है, यहाँ पे पावर आ रहा है तो पावर के आगे आप डाल दो 3 लाख रुपए और कैलकुलेट कर दो। उसके बाद आया जी सैलरीज, जो आप सैलरीज देते हैं वो है तकरीबन 30 लाख रुपए की। अगेन सवाल उठ जाता है कि भाई आपकी जो फार्मेसी के अंदर मुलाजिम काम करते हैं इसमें वो भी सैलरीज होंगी, और जो आपकी मैनेजमेंट बैठी हुई है ऑफिस के अंदर वो भी, उनकी भी सैलरीज होंगी, तो फिर इसका क्या तरीकाकार किया जाए? तो पता चलता है जी कि इसमें भी आपने ये करना है कि इसमें का 10 लाख रुपए आपने ले जाना है फार्मेसी को, और 20 लाख रुपए आपने ले जाना है मैनेजमेंट के पास। ठीक है जी, मैं कहता हूँ ऐसे ही कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ओवरऑल जो आपका एक्सपेंसेस है उसके नीचे से माइनस होना, तो माइनस तो उसने होना ही होना है। ठीक है। अब ये मेरे जो फैक्ट रिटेल आउटलेट के एक्सपेंसेस हैं, तो मैं 10 लाख रुपए यहाँ पे लिख दूंगा, और 20 लाख रुपए आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसको भी अगेन आप कैलकुलेट कर देंगे जी। उसके बाद आपने कोई लोकल टैक्स पे किया जी तकरीबन 50,000 रुपए का। ठीक है। लोकल टैक्स आपने पे किया, टैक्सेस वगैरह आपको मिलेंगे ही सिर्फ यहाँ पे मैनेजमेंट एक्सपेंसेस के अंदर, तो ये कभी कभार इस तरह की चीज पे करनी पड़ जाती है, तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर यदि कोई सॉफ्टवेयर आपने लिया हुआ है उसके सब्सक्रिप्शन चार्जेस वगैरह आप पे करते हैं 6 लाख रुपए महाना। ठीक है। तो ऐसे में इस तरह का जो एक्सपेंस है उसे हम कहाँ पे लेके जा सकते हैं? कम्युनिकेशन एक्सपेंस में आप ले जाएं। ठीक है, 6 लाख रुपए। अब यहाँ पे है नहीं सॉफ्टवेयर वगैरह का एक्सपेंस पे, तो इसलिए फिर हमें इसे कम्युनिकेशन में ही लेके जाना पड़ा है, क्योंकि हम लोग मोस्टली इस तरह के सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ना अपने यूजर के साथ, क्लाइंट के साथ। चलिए, उसके बाद अब मेडिसिन एक्सपायर्ड, आपकी कुछ मेडिसिन एक्सपायर हो गई थी। अब जो एक्सपायर शुदा मेडिसिन है 4 लाख रुपए की, ये भी आपको खर्चा डल गया, एक्सपेंस डल गया। तो अब आपको मेडिसिन एक्सपायर वगैरह के लिए कोई यहाँ पे ढूंढनी पड़ेगी। रो आप ढूंढते तो नहीं मिलती आपको, लेकिन आपको एक चीज मिल जाती है, लिखा है जी ऑब्सलीट स्टॉक्स। ऑब्सलीट स्टॉक्स ये क्या होते हैं? जब आपकी चीज खराब हो जाती है, जाया हो जाती है, चोरी हो जाती है, तो वो आप यहाँ पे आके लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑब्सलीट स्टॉक्स में क्या लिखूंगा कि जी मेरी मेडिसिन कितनी ऑब्सलीट हुई है, 4 लाख रुपए की। मैं इसको भी कैलकुलेट कर दूंगा जी। उसके बाद आगे है जी कोई ड्रैप चार्जेस हैं। ठीक है। तो ड्रैप को जो मैं चार्जेस दे रहा हूँ वो मेरे कहाँ पे आ जाएंगे? ये मेरे प्रोफेशनल चार्जेस में आ जाएंगे, लाइसेंस फीस वगैरह। ये 50,000 है जी। उसके बाद है जी मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हमेशा हेड ऑफिस का ही एक्सपेंस होता है, ये मेरे यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस में आ जाएगा।
ये आई तकरीबन 1 लाख रुपए। उसके बाद है जी मेरे पास दुकान की इंश्योरेंस करवाई हुई है, उसका मैं प्रीमियम पे करता हूँ। ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह जो है ये कहाँ पे आते हैं, ये भी हमें ढूंढने पड़ेंगे, तो ये हमें साथ ही मिल जाता है जी। इंश्योरेंस करवाई हुई है, कितने की इंश्योरेंस करवाई हुई है जी? प्रीमियम आप भरते हैं तकरीबन 1 लाख रुपए का, तो यहाँ पे मैं 1 लाख रुपए लिख दूंगा। फिर आ गया जी आगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है जी तकरीबन 1.5 लाख रुपए का, तो यहाँ पे हम 1.5 लाख रुपए ऐड कर देंगे। ये देखें यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 1.5 लाख रुपए की। फिर है जी फ्यूल एंड मेंटेनेंस, कोई जनरेटर वगैरह रखा होगा आपने या कोई गाड़ियां वगैरह होंगी, उनके अंदर आप या तो फ्यूल वगैरह डलवाते हैं या फिर आप जनरेटर वगैरह में डलवाते हैं। तो जो भी एक्सपेंस होगा उस हिसाब से आप इसको भी डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, ना डिवाइड करना हो तो आप इसको मैनेजमेंट या हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस में डाल देते हैं। ठीक है, तो किसी भी एक्सपेंस का आपको ना पता चल रहा हो तो उसको हमेशा हेड ऑफिस के एक्सपेंस में डाल दिया करें या फिर मैनेजमेंट के एक्सपेंस में डाल दिया करें। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है जी, मेरे पास आ रहा है तकरीबन फ्यूल एंड मेंटेनेंस में 2 लाख रुपए। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, मेंटेनेंस वगैरह देखूंगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस लिखा हुआ है जी, ठीक है। फ्यूल एंड मेंटेनेंस नहीं लिखा हुआ। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हीकल की रनिंग, उसकी कन्वीनियंस का एक्सपेंस और मेंटेनेंस, तो फिर मैं यहाँ पर 2 लाख रुपए ऐड कर देता हूँ। जो नीचे वाली मेंटेनेंस है ना, ये बेसिकली आपकी बिल्डिंग्स वगैरह के बारे में होती है। अच्छा, ये 2 लाख रुपए यहाँ पे आपने ऐड किया, उसके बाद आप इसको कैलकुलेट कर देंगे। आपके पास जो बना है जी, फिगर बनी है, वो बनी है तकरीबन 66,60,000 रुपए। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सेल में फिगर आ रही है वो आ रही है जी 59,50,000 रुपए। तो ये इसमें थोड़ा सा फर्क आ रहा है। हमें अब क्या करना पड़ेगा, अभी हमें चीजें अपनी टैली करनी पड़ेंगी। कोई चीज है जो कि हमने से गलत लिखी गई है, तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, तो दोबारा से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। अच्छा हाँ, जो फर्क आ रहा है बेसिकली वो आ रहा है 3.5 लाख रुपए का हमारा अदर रेवेन्यू भी आ रहा था इसके अंदर। ठीक है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा फर्क आ रहा है। तो लेकिन जो मेजर फर्क आ रहा है ना एक जिस चीज का, वो है हमारी अकाउंटिंग का। ठीक है, आपको पता है कि जो अकाउंटिंग के अंदर डेप्रिसिएशन है उसको एफबीआर अलाउ नहीं करता। तो जैसे हमने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन लिखा ना, उसने उसको जाके डाल दिया इधर इनएडमिसिबल, यानी कि वो जो अलाउड नहीं होते। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ होगा एड बैक अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, कह रहे हैं कि जो आपने अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की हुई ना वो गलत है, उसे आप ऐड ना करो, मतलब उसे आप सब्ट्रैक्ट ना करो एज एन एक्सपेंस, बल्कि उसे वापस आप इनकम ऐड करो ताकि वो हमारा नुकसान ना बने। ठीक है, तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को ये लोग कुछ भी नहीं समझते, तो अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन को यहाँ पर आप लोग नहीं लिख सकते। लेकिन इसके साथ साथ ये तो आपने लिखना नहीं है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को, उसने खुद ही डिसअलाउ कर दिया। अब जो ओरिजिनल वाली है वो आपने कहाँ लिखनी है वो भी आपको समझाऊंगा। लेकिन एक दफा आपने हमेशा क्या करना है, आपने अपनी फिगर्स को जरूर टैली कर लेना है ताकि आपकी फिगर्स में कोई मसला ना आए। ठीक है, अगर अब मैं देखूं मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग आइटम्स में, तो मैंने लिखा है जी सबसे पहले 2 करोड़ का है। उसके बाद हमने जो अपनी सेल्स लिखी है जी, सेल्स हमने अपनी लिखी है 60 लाख रुपए की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आना शुरू हो गया जी, बिल्डिंग का रेंट आ गया सबसे पहले। बिल्डिंग का रेंट आ गया जी 24 लाख रुपए। फिर उसके बाद यूटिलिटीज की मद में हमने क्या किया है, 5 लाख रुपए इधर डाल दिया, 3 लाख रुपए हमने उधर डाल दिया, टोटल 8 लाख रुपए था। 30 लाख रुपए की सैलरी थी तो हमने 10 लाख की सैलरी इधर डाल दी, मतलब 20 लाख की इधर डाल दी, 10 लाख की उधर डाल दी। उसके बाद ही हमारे पास लोकल टैक्स था 50,000 रुपए का, तो हमने वो भी ठीक ऐड किए। फिर हमारे पास सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन थी 6 लाख रुपए की। हमारे पास जो कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस है उनके अंदर हमें मिलेगी 6 लाख रुपए, वो भी ठीक लिखा हुआ है जी। उसके बाद है हमारे पास मेडिसिन एक्सपायर्ड ऑब्सोलीट जो मेडिसिन है हमारी, उसमें हमने 4 लाख रुपए लिखा हुआ है, वो भी ठीक है।
ड्रैप चार्जेस और इंटरेस्ट एक्सपेंस। ड्रैप चार्जेस की बात करें जी तो प्रोफेशनल चार्जेस में हमने 50,000 लिखा हुआ है और इंटरेस्ट एक्सपेंस है हमारा तकरीबन 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं जी, हमारे पास प्रोफेशनल चार्जेस 50,000 ही हैं और इंश्योरेंस भी लाख है और प्रॉफिट ऑन डेट भी लाख रुपए ही हमने लिखा हुआ है। यहाँ पर एक चीज हमें मिल गई है जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस तो हमने लिखा हुआ है ठीक, लेकिन हमारे पास एक एक्सपेंस है जो कि हमने नहीं लिखा हुआ, वो है बैड डेट। लोग हमारे कुछ पैसे लेके भाग गए हैं, 2 लाख रुपए एक बंदा हमारा लेके भाग गया, उसने दिया नहीं है, वो हमने नहीं लिखा हुआ, तो हमें बैड डेट्स ये देखें, इनरिकवरेबल डेट्स रिटर्न ऑफ, ये भी हमारा खर्चा होता है, हम 2 लाख रुपए इधर लिख देंगे और इसको भी मैं कैलकुलेट कर दूंगी। ठीक है, जब मैंने इसे भी कैलकुलेट किया तो मेरे पास अब टोटल जो एक्सपेंसेस तो ज्यादा बने हैं। अब जो इनकम बनी है वो 64,60,000 रुपए बनी है। अब आप लोगों को बेहतर समझाने के लिए मैं एक दफा इस 3,60,000 को रिमूव कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस से ही समझ आए, वैसे ही लगे जैसे कि पहले आपको पता है इनकम फ्रॉम बिजनेस के बारे में। अच्छा, मैंने जैसे उसको रिमूव किया ही तो मेरे पास जो फिगर आई है वो आ गई तकरीबन 61 लाख रुपए की, जबकि मेरे पास एक्सेल की शीट में आ रहा है 59,50,000 रुपए। तो अब ये असल में जो 1.5 लाख रुपए का फर्क आ रहा है, ये कहाँ पे आ रहा है, ये डेप्रिसिएशन की वजह से आ रहा है। ठीक है, अब मैं अगर अपनी एक्सेल की शीट में से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि इन्होंने डिसअलाउ कर दिया ना, तो अगर मैं भी अपनी एक्सेल की शीट में से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिमूव कर देता हूँ, इधर इसको ऐसे डिलीट कर दूं, तो ये देखें, तो ये मेरा भी जो नेट प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली 61 लाख रुपए हो गया है। तो फर्क सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से आया। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो कोई चीज नहीं है, यहाँ वाला जो हमें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन के तौर पे मिला है, तो इसे हम लोग इग्नोर करें और समझे कि आपने डिलीट कर दी है। अब कौन सी डेप्रिसिएशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए लाजमी तौर पे, वो है जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है। ठीक है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन का तरीकाकार ये होता है जी कि आपने क्या करना है, अपने अपने बैलेंस शीट एसेट्स को रखना है सामने, और आइरस पे जाके आपने यहाँ पर ये डेप्रिसिएशन वाला टैब ओपन कर देना है। ठीक है, बाकी जितना भी कुछ हो चुका है उसको हम लोग अभी तक करते हैं सेव। यहाँ पे जी पहला आ रहा है बिल्डिंग, हर टाइप की जो बिल्डिंग है वो आपने लिख देनी है। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगी जी बिल्डिंग की, जो भी आपकी कॉस्ट पड़ी हो, आपको जो वैल्यू है उसकी, वो आपने लिख देनी है। तो आपकी बिल्डिंग आपको पता है कितने की है, आपकी बिल्डिंग से 50 लाख रुपए की। अभी मैं कहाँ से देख के लिख रहा हूँ, ये मेरे पास बैलेंस शीट यहाँ पे ओपन है मेरे मोबाइल में। ठीक है, इसमें आपने सिर्फ एसेट्स को ही देखना है। 50 लाख रुपए की बिल्डिंग्स है जी। ठीक है, आगे गया तो पूछा कि जी क्या आपने इन बिल्डिंग्स में से कोई बिल्डिंग इस साल डिलीट की है, रिमूव की है, बेची है? हम कहते हैं जी नहीं बेची। फिर वो कहता है जी कि आपके पास जो एडिशन हुआ है, क्या इन 50 लाख की बिल्डिंग्स में कोई ऐसी एडिशन हुई है जो चीज आपकी पहले से पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही हो? अब ये क्यों लिखा हुआ है यूजिंग पाकिस्तान? बिल्डिंग तो नहीं यूजिंग पाकिस्तान होती, बेसिकली ओवरऑल तमाम एसेट्स के लिए लिखा हुआ है। नॉर्मली ये प्लांट और मशीनरी के लिए होता है। वो कहते हैं कि जी क्या आपने 50 लाख में कोई ऐसा प्लांट और मशीनरी लिया है जो कि पहले पाकिस्तान में चल रहा हो? हम यहाँ पे भी इसको भी खाली छोड़ देंगे। फिर वो कहते हैं जी एक्सटेंट ऑफ यूज बताएं। ठीक है, आपने के पास जो 50 लाख की बिल्डिंग्स है उनको आप बिजनेस में कितना इस्तेमाल कर रहे हैं? तो हम कहते हैं जी हम इनको 100% यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपने 100 लिखते हैं। उसके बाद पूछा कि क्या कोई आपने एसेट बाहर से मंगवाया, दूसरी कंट्री से न्यू एसेट हो? हम कहते हैं जी नहीं। वो कह रहे हैं उसके एक्सटेंट ऑफ यूज, हम कहते हैं नहीं हमने एसेट मंगवाया ही नहीं, तो वो भी नहीं है। इनिशियल अलाउंस गवर्नमेंट देती होती है, किसी खास वजह से दिया जाता है। और अब अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ तो ये मेरी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल देगा, 10% के रेट के हिसाब से उसने निकाल के दिया 5 लाख रुपए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब इसको आपने कहीं पर जाके लिखना नहीं है, ये खुद ब खुद ही चला जाएगा। ठीक है, अपनी रिक्वायर्ड जगह पे ये पहुंच जाएगा। और 45 लाख रुपए आपको जो बचा है वो आपका WDV है, कैरी फॉरवर्ड वैल्यू है, जो कि नेक्स्ट ईयर यूज होगी ऑटोमेटिकली। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, बिल्डिंग्स हो चुकी हैं, फिर है जी प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, अब आपके पास क्या 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 मशीनरी मौजूद है? आपके पास जो मशीनरी मौजूद है अगर उसको देखा जाए जी, तो उसके अंदर है कंप्यूटर्स हैं, जनरेटर्स हैं, वैन्स हैं, फर्नीचर वगैरह, ये सारा कुछ है आपके पास। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कंप्यूटर्स वगैरह को। कंप्यूटर हैं तकरीबन हमारे पास 1 करोड़ के, तो कंप्यूटर्स को तो अलग करें ना। ये आ गए कंप्यूटर एंड रिलेटेड आइटम्स 1 करोड़ के, ये भी हम लोग 100% यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया जी फर्नीचर। फर्नीचर कितने का? फर्नीचर 3 करोड़ का, ये फर्नीचर आ गया।
ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने अपनी वैल्यू लिख देनी है। 3 करोड़ के हिसाब से आपने अपना फर्नीचर लिख देना है, आपने वो भी लिख दिया। उसके बाद अगली क्या चीज आ रही है जी, और ये भी आप 100% बिजनेस में ही यूज करते हैं, तो यहाँ पे आप 100 लिख देंगे। उसके बाद अगली चीज आ रही है जी आपके पास, जनरेटर्स और वैन्स, इनको आपने इकट्ठा करके लिख देना, क्योंकि नहीं, बल्कि इकट्ठा नहीं लिखना है, ये प्लांट मशीनरी में आएगा। तो जनरेटर आपके आ रहे हैं तकरीबन 1 करोड़ के। ठीक है, तो यहाँ पे आपने प्लांट एंड मशीनरी में कहीं पे जाके, ये है एलिजिबल फॉर इनिशियल अलाउंस, इन जिसके ऊपर गवर्नमेंट आपको इनिशियल अलाउंस दे। ये खास किस्म के एसेट्स होते हैं, आप लोगों को पढ़ाया गया था इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर, जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं, जिन्होंने भी पढ़ना है, हम लोग रीड करेंगे इंशाल्लाह इनिशियल अलाउंस के बारे में, फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। अभी के लिए ये समझें कि आपने प्लांट एंड मशीनरी के अंदर जाके लिखना है अपने इस जनरेटर को। कितने का जनरेटर है जी? 1 करोड़ का। उसके बाद है जी आपके पास वैन। वैन्स कितने की हैं जी आपके पास? वैन्स भी हैं आपके पास तकरीबन, अच्छा जनरेटर जो है ना हमारा 1 करोड़ का ही, जनरेटर हमारे 10 लाख के हैं, ठीक है। और कंप्यूटर जो है वो भी हमारे 10 लाख के हैं, तो कंप्यूटर को भी यहाँ पे हम लोग 10 लाख का कर लेते हैं। हाँ, हमारे जो फर्नीचर है वो जरूर 3 करोड़ का है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास जो वैन्स हैं वो 1 करोड़ की है। तो 1 करोड़ की वैन्स को आपने कहाँ पे जाके लिखना है, यहाँ पे आपने ढूंढना है, लिखा होगा मोटर व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर, मोटर व्हीकल अप्लाइंग फॉर हायर। यानी वो आपके मोटर व्हीकल जो आप फॉर एग्जाम्पल काम ही ये करते हैं कि जी आप बस वगैरह चलाते हैं और लोगों को इधर से उधर लेके जाते हैं, तो वो अप्लाइंग फॉर हायर कहलाती है। और अगर आपके पास व्हीकल है लेकिन सिर्फ अपने बिजनेस के लिए आप उसे किरायों पर नहीं चलाते, तो फिर उसे कहा जाएगा नॉट अप्लाइंग फॉर हायर। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 1 करोड़ रुपए। अभी जो आपके एसेट्स हैं ना वो ये सारे के सारे लिखे गए हैं, उसके सामने भी आप लिख दोगे 100% बिजनेस में ही ये चीज यूज होती है। आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको डेप्रिसिएशन की वैल्यू पे ले जाएगा। अब इसने आपकी टोटल डेप्रिसिएशन निकाल दी है तकरीबन 68 लाख, 68 लाख रुपए आपकी सिर्फ डेप्रिसिएशन ही निकली है। अब देखें, अब आप जब जाएंगे डाटा पे, तो आप उल्टा 7 लाख के लॉस पे चले गए हैं, -700,000 आ रहा है। क्यों आ रहा है जी -700,000? बिकॉज कानून के मुताबिक हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की है, हमने कोई गलत नहीं किया। डेप्रिसिएशन वाकई इतनी बनती है, हमने चार्ज कर दी है, और एफबीआर भी इसको अलाउ कर रहा है। और हमारा प्रॉफिट जो है वो कन्वर्ट हो गया लॉस में, और हम टैक्स जो है इसके ऊपर नहीं देंगे। ये चीज है जो कि हमें स्टार्टिंग में पता होनी चाहिए कि हमें किस चीज में जो है फायदा हो सकता है, किस चीज में हमें नुकसान हो सकता है। अपेरेंटली देखा जाए तो तकरीबन ये कोई 68,100,000 जो है वो आ रहा था, और अभी देखें तो ये आ रहा है तकरीबन आपका सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपए। ठीक है, और ये 7 लाख रुपए आपका लॉस में आ रहा है, माइनस में जा रहा है ये 7 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि आपकी डेप्रिसिएशन की फिगर बढ़ गई। अच्छा, यहाँ पे ये एक आइटम है जी, इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। ये सारे के सारे जो है ना, मैं तो नहीं आपको रेट करा सकता हूँ, ये वायलेशन है बेसिकली। वायलेशन की वजह से ये फिर इन इनकम्स को इंक्लूड नहीं कर रहा आईआरएस अपने अंदर। तो आपने क्या करना है जी, आपने लाजमी तौर पे इन एक्सपेंसेस को पहले से रीड कर लेना है कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो कि एफबीआर नहीं अलाउ करता, किस हालत में नहीं अलाउ करता। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इसके लिए जो सेक्शन इस्तेमाल हुआ है जी, वो आपका सेक्शन नंबर 21 है। ना समझ आए तो फिर आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। ये है जी आपका सेक्शन 21, डिडक्शंस नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, वो एक्सपेंसेस है जिनके ऊपर जो जो वायलेशन होती है, उसकी वजह से अपीयर इन एक्सपेंसेस को अलाउ नहीं करता माइनस होने के लिए। तो इसके बाद जी आपके जो आईरस से रिलेटेड जितने भी इनकम फ्रॉम बिजनेस की फाइलिंग थी फिल वक्त, वो पूरी हो गई है। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं जी, एक आपके यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे एसेट्स भी आ रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं, रिकॉन्साइल्ड हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके जो एक्सपेंसेस वगैरह है वो सारा कुछ भी बिल्कुल ठीक ठाक लिखा हुआ है, और आपका नेगेटिव में बैलेंस भी शो हो रहा है। कंप्यूटेशन में जाएंगे तो ये आपको इनकम में नजर भी आएगा। ये देखिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस आ रही है आपकी -700,000, 7 लाख रुपए माइनस में आ रहा है आपका। ठीक है, और इससे आपकी जो टोटल इनकम है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट भी हो जाती है। अच्छा जी, इसके बाद जो आपके सवालात हैं वो काइंडली चैट बॉक्स में लिख दें,
और या फिर मेरे नंबर पे सेंड कर दें। अब हमारा एक काम हो गया, इनकम फ्रॉम बिजनेस हमने अच्छे से पढ़ लिए और इसको थोड़ा सा आप लोग डाइजेस्ट करें। अब हम लोग लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कोशिश करेंगे लंबी ब्रेक नहीं करते, ठीक है, तो मैक्सिमम 30 मिनट्स के आसपास की ब्रेक कर लेते हैं। 30 मिनट्स के बाद हम लोग यहीं से दोबारा से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्लास को जो है वो आप लोग ऐसे ही चाहे कंटिन्यू रहने दें, क्लास हम बंद नहीं करते, 30 मिनट्स की एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। सर अगर सोल प्रोप्राइटर है, शॉप है, अपने अकाउंट मेंटेन नहीं करता, उसका डाटा कहाँ से गेट करेंगे, ये भी आपको बता देता हूँ जी। अब कोई छोटा बिजनेस है जी, तो उनका कोई प्रॉपर बैंक अकाउंट भी नहीं खुला होता, कोई डाटा भी नहीं होता, तो फिर अक्सर लोग ये कर देते हैं कि ये उनका कोई ना कोई अकाउंट होता है, खाता होता है, जिसके ऊपर वो पैसे का इनफ्लो या आउटफ्लो लिख रहे होते हैं कि पैसा आ इतना रहा है, जा इतना रहा है, और कुछ भी ना हो ना, बुरे से बुरा बिजनेस भी होगा, तो वो इतना जरूर लिख रहा है कि मेरे पास कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है। तो फिर नॉर्मली बस यही किया जाता है, कंसल्टेंट्स क्या करते हैं कि जितना पैसा आ रहा होता है ना, जितना भी क्रेडिट एंट्रीज होती हैं उसको इनकम बना दिया जाता है, और जितना पैसा जा रहा होता है उसको एक्सपेंसेस बना दिया जाता है। फिर एक्सपेंसेस को कैटेगराइज कर दिया जाता है उनकी अपनी मर्जी से, फिर कंसल्टेंट देख लेता है कि अच्छा इस तरह का बिजनेस है तो उसके ये एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वो कर देता है उस तरह से। लेकिन अगर तो ऑफिशियली ये डाटा कहीं पे रिकॉर्ड नहीं हो रहा, तो फिर आपके लिए वाकई परेशानी की जरूरत नहीं है। आप इसमें कुछ गलती भी कर देंगे तो उसमें आपको थोड़ी सी फेवर मिल जाएगी, क्योंकि आपका डाटा ऑफिशियली कहीं पे रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसे ही जगह जहाँ पे आपका डाटा बैंक में पैसा आ जा रहा हो, रिकॉर्ड ऑफिशियल मौजूद हो, वहां पे आपको ज्यादा विजिलेंट होना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको मिसाल को जो है ना थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ आपके सवाल को, कि अगर बैंक तो पड़ा है, बैंक मौजूद है, लेकिन फाइनेंशियल फिर भी नहीं बनाए हुए, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में आपकी जो इनकम है वो आपकी क्रेडिट एंट्रीज को तस्वीर कर लिया जाएगा और आपके एक्सपेंसेस आपकी डेबिट एंट्रीज को तस्वीर कर लिया जाएगा, ठीक है। ये इसके अंदर होता है। तो होप कि आपके सवाल का जवाब मैंने दिया होगा। जैसे ही हम लोग ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम एक वो चीज दोबारा से टच करेंगे कि एक ही बिजनेस के अंदर अगर हम 2 या 3 तरह की इनकम ऐड कर देते हैं तो उसको हमने किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अच्छा जी, फिर ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बिजली की वजह से इशू हो रहा है, लाइट आती जाती है, तो फिर क्लास ऑटोमेटिकली ना डिस्कनेक्ट हो जाए, इसलिए बेहतर है कि हम क्लास को एक दफा खुद यहाँ पे डिस्मिस कर देते हैं, और 1 घंटे के बाद पूरे 2 बजे हम लोग दोबारा से मिलते हैं फिर, ठीक है। 2 बजे आपको जो है लिंक एक दोबारा अभी शेयर कर दिया जाएगा, जिसको कि आपने 2 बजे ज्वाइन कर लेना है। तब तक के लिए जो है अपना ख्याल रखें, ठीक है। डाटा जो है मैं सेव कर देता हूँ, इंशाल्लाह 2 बजे दोबारा मिलते हैं। क्वेश्चंस काइंडली मुझे सेंड कर दें अपने।